पहले जो है हम क्या पढ़ने वाले, वाई इज कार्बन सो इंपॉर्टेंट, कार्बन को इतना इंपॉर्टेंट काहे माना जाता है भाई साहब, ठीक है, क्या ही इतना इंपॉर्टेंस है कार्बन का? एनीवन? यस बबलू जल्दी बताओ, वाई इज कार्बन सो इंपॉर्टेंट? भाई साहब कार्बन जो है ना, आज के युग को हम कार्बन का युग भी कह सकते हैं भाई साहब, इतना सारा कार्बन का आज का क्या हमेशा से इस्तेमाल रहा है, ठीक है। हम कोई भी मतलब अगर हम बात करें कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म इसका जो बेसिक एलिमेंट जो हमारे अंदर प्रेजेंट है ना, प्लांट हो एनिमल हो, तो डेफिनेटली इट इज ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसका बेस जो है कार्बन ही होता है, ठीक है। इसके अलावा जो भी आप फूड, जो भी आप न्यूट्रिएंट की बात करते हो, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, एनीथिंग, अगेन दैट इज ऑर्गेनिक, कार्बन वहां पर कंटेंट है ही। हालांकि ऑर्गेनिक क्या है वो हम चैप्टर में आगे अंदर देखेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, बट समझ लो कि ये सब दिस ऑल कंटेन, मेजर जो एलिमेंट है वो क्या है, वो कार्बन है, सबसे फंडामेंटल एलिमेंट। इसके अलावा आज अगर हम सबसे ज्यादा बात करें तो भाई जो चीज इस्तेमाल में आ रही है, ठीक है, जो कि जिससे काफी हद तक पोल्यूशन भी होता है एक पॉइंट के बाद, ठीक है, तो प्लास्टिक, इसका भी जो मेजर इसमें जो एलिमेंट है वो कार्बन है, ठीक है। इसके अलावा भी ऐसी कई सारी चीजें हैं, ठीक है, जिसमें कार्बन का इस्तेमाल है। ओके, कोई भी आप फ्यूल की बात कर लो, केरोसिन, पेट्रोल, डीजल, ठीक है, इथेनॉल, स्पिरिट, मतलब आप मैक्सिमम चीजें जो है कह सकते हो कि वो कार्बन उसके अंदर होगा ही एज अ मेन एलिमेंट। तो ये बात ध्यान रखना है कि कार्बन क्यों इतना जरूरी है, इसके बारे में हम क्यों इतना ज्यादा डिटेल में पढ़ने में इंटरेस्टेड हैं, क्यों बाकी एलिमेंट्स को नहीं पढ़ रहे, बिकॉज कार्बन इज ऑलमोस्ट इन्वॉल्व इन ऑल मेजर कंपाउंड्स आप कह सकते हो, ठीक है। पूरा ऑर्गेनिक वर्ल्ड ही उसका बेस जो है वो कार्बन है। ओके, अब ग्लूकोज जो हम C6H12O6 जो प्रोड्यूस होता है उसमें देखा तो मैं C है वहां पर भी। ओके, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो पढ़ोगे तो ये ज्यादा क्लियरेंस आएगा इसके बारे में। अच्छा, कार्बन इज टेट्रावैलेंट, मैं शुरुआत ही ऐसे कर रहा हूं ताकि तुमको सीधे कनेक्शन अब फील हो कि टेट्रा का मतलब होता है 4 और वैलेंट का मतलब होता है वैलेंसी। तो कार्बन की वैलेंसी जो है वो क्या है, वो 4 है। ओके, तो अब उससे क्या खास हो जाता है यार, कार्बन के अलावा भी तो एलिमेंट है सिलिकॉन, जर्मेनियम, विच है 4 वैलेंसी, ठीक है। तो यहां पर कार्बन में ऐसा क्या ही आ जाता है, टेट्रावैलेंट होने से उसमें क्या स्पेशल आ जाता है, तो हम वो आगे देखने वाले। फिलहाल अभी इसका बेसिक समझ लेते हैं कार्बन के बारे में कि हाँ भाई, इफ वी से कार्बन, इफ वी से बोलते जाए, एंड अच्छा होगा कि अगर तुम नोट्स भी बनाते जाओ। इफ आई से कार्बन, इसका सिंबल तो भैया आसान है, सी है ना। इसका एटॉमिक नंबर इज 6, इसका मास नंबर इज 12, ठीक है, जिसका मतलब सीधा सीधा ये निकलता है, एटॉमिक नंबर 6 का मतलब 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 6 प्रोटॉन्स हैं इसके पास। अगर मास नंबर 12 है मतलब प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या क्या है, 12 है, ठीक है। इसका मतलब, और प्रोटॉन भी ऑलरेडी होगी, प्रोटॉन 6 है तो न्यूट्रॉन भी कितना हो गया, 6। तो जो मेजर या जो बेसिक आइसोटोप है इसका, ठीक है, उस कार्बन एटम की हम बात कर रहे हैं, तो उसमें 6 इलेक्ट्रॉन, 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन्स होते हैं। कार्बन हैज 6 इलेक्ट्रॉन, 6 प्रोटॉन एंड 6 न्यूट्रॉन। इसका क्या मतलब निकलता है कि भैया अगर कार्बन एटम के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स इन टोटल है तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या हुआ, यस, पहले ऑर्बिट की कैपेसिटी ही होती है ड्यूप्लेट की 2 की, और उसका बाद बचा हुआ 4, 6 में से 2 पहले में आ गया, तो 4 जो बचा हुआ है वो आ जाता है उसके दूसरे ऑर्बिट में, और जिसका सीधा मतलब ये निकलता है कि इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो 4 है, और जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होता है, वी नो कि भैया उसकी वैलेंसी भी क्या हो जाती है, उसकी वैलेंसी भी 4 हो जाती है। आई होप यहां पर कोई दिक्कत नहीं है। वैलेंसी 4 का मतलब कैसे हुआ सर, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है तो ऑक्टेट पूरा करने के लिए, हम कुछ और लॉजिक नहीं लगा रहे, एक सिंपल सी बात बताओ, ऑक्टेट पूरा करने के लिए अगर कोई एलिमेंट है जिसके पास बाहर 4 इलेक्ट्रॉन है,
तो वो कंपाउंड फॉर्मेशन में जाएगा टू कंप्लीट द ऑक्टेट, 8 के स्टेट में आने के लिए। या तो वो 4 लूज करे, या तो वो 4 गेन करे, या तो वो 4 शेयर करे। हालांकि कार्बन में हम आगे पढ़ेंगे कि वो सिर्फ और सिर्फ शेयरिंग कर सकता है, बट इन जनरल बात कर रहा हूं कि इसकी वैलेंसी क्या हो गई, वैलेंसी 4 हो गई, और इसलिए कार्बन को हम क्या बोलते हैं, कार्बन इज अ टेट्रावैलेंट एलिमेंट। ठीक है भैया, कार्बन इज अ टेट्रावैलेंट एलिमेंट, इसका मतलब इसके पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन, और बीच में 6 प्रोटॉन्स और 6 न्यूट्रॉन्स, एज यू कैन सी। तो ये रहा प्यारा सा कार्बन का एटम। अब आगे देखें थोड़ा सर इसके बाद, तो कार्बन के बारे में बेसिकली आपको समझ में आ गया कि क्या ढांचा है इसका। अब एक और बात बताता हूं कि नॉर्मली क्या होता है ना, जितने भी टेट्रावैलेंट यानी जिसकी वैलेंसी 4 होती है, आगे के जितने एलिमेंट देखोगे, जिसके बाद देखो कार्बन के पास तो 2 ही ऑर्बिट है, जो 3 ऑर्बिट 4 ऑर्बिट वाले, जो सिलिकॉन, जैसे सिलिकॉन है 284, सिलिकॉन इज अ मेटेलॉइड। आगे वाले भी जितने हैं दे आर मेटल। तो मेटेलॉइड वाले सीन में क्या मतलब, नॉर्मली जो आगे 4 लास्ट में 4 इलेक्ट्रॉन है तो होता है वो मेटेलॉइड बन जाता है, लेकिन यहां पर दिस इज अ नॉन मेटल। ठीक है, याद रखना कि भाई इसके पास 4 वैलेंसी है, लास्ट में 4 इलेक्ट्रॉन है, बट दिस इज अ नॉन मेटल, नॉट लाइक सिलिकॉन, सिलिकॉन इज अ मेटेलॉइड, ये याद रखें। ओके, अब ठीक है भैया, कार्बन इंपॉर्टेंट भी है, कार्बन इंपॉर्टेंट भी है, कार्बन की वैलेंसी 4 भी है, थोड़ा थोड़ा हम कनेक्ट कर रहे हैं, और कार्बन अब यूनिक भी है। व्हाट इज द यूनिकनेस ऑफ कार्बन? अगेन आई एम सेइंग कि भैया कार्बन में ऐसा क्या खास है कि वो इतना सारा कंपाउंड फॉर्म करता है, एंड दैट इज आई एम टॉकिंग, उसी यूनिकनेस की बात कर रहा हूं। यूनिकनेस इसका ये है कि इट कैन फॉर्म लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स, इट कैन फॉर्म, ये लार्ज का मतलब बहुत ही लार्ज है, लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स, इतने सारे कंपाउंड्स फॉर्म कर सकता है ना कि बाकी एलिमेंट मिलके भी इतने कंपाउंड्स फॉर्म नहीं कर सकते। ध्यान रखना, कार्बन के अगर हम कंपाउंड की बात करें, मतलब ऐसा कोई भी कंपाउंड जिसमें कार्बन इन्वॉल्व है, कोई और एलिमेंट हो सकता है, कोई और एलिमेंट भी हो, बट कार्बन नेसेसरीली हो, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइसल्फाइड, ग्लूकोज, है ना, तो जिसमें भी कार्बन है, ऐसे कंपाउंड को एक साइड रख दो, तो मान लो मेरे राइट साइड में रख दिया, ठीक है, और बाकी जो भी ऐसा कंपाउंड है जिसमें कार्बन नहीं है, बाकी कोई भी एलिमेंट लो, तो बाकी जितने एलिमेंट हैं उन सबका कंपाउंड एक तरफ कर दो, नॉन कार्बन कंपाउंड्स, जैसे NH3 है ना, H2O, कार्बन नहीं है, तो नॉन कार्बन कंपाउंड को यहां रखा मैंने, कार्बन कंपाउंड को यहां रखा मैंने। यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो दैट कि कार्बन कंपाउंड्स की संख्या जो है इन नॉन कार्बन वालों से ज्यादा होगी। मतलब बाकी एलिमेंट्स को हमने साथ में, बाकी सारे एलिमेंट का कंपाउंड एक तरफ रखा है, सिर्फ कार्बन के कंपाउंड को एक तरफ रखा है, एंड व्हाट वी फाइंड इज कि ये वाले नंबर ज्यादा है। कार्बन कैन फॉर्म सो हाई नंबर ऑफ कंपाउंड, बहुत ज्यादा कंपाउंड्स कार्बन जो है वो फॉर्म कर सकता। ठीक है, यूनिकनेस समझ रहे हो, कार्बन को हम क्यों इतना स्पेशल ट्रीट कर रहे हैं, कार्बन के बारे में हम क्यों पढ़ने वाले हैं। ठीक है, हमारे बॉडी का मेन, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनका मेन कंपोनेंट कार्बन है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जान कार्बन है। पर एक और खास बात क्या है कि इट कैन फॉर्म सो हाई नंबर ऑफ कंपाउंड, सो लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड, ठीक है, कि बाकी एलिमेंट मिलके भी नहीं कर सकते। ठीक है, अच्छा, अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसा ये कैसे कर सकते, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट। हर चीज के पीछे कुछ ना कुछ तो साइंस होता है ना, तो यहां पर इसके पीछे क्या कारण है वो समझने की कोशिश करते हैं। और कारण है मेनली 4 जो हमको पढ़ने हैं, ऐसे 4 कारण है भाई साहब, 4 reasons behind the uniqueness of carbon, and that is, पहला है टेट्रा कोवैलेंसी। टेट्रा, अब देखो टेट्रा वैलेंसी नहीं बोला मैंने, टेट्रा कोवैलेंसी। उसके बाद कैटिनेशन, पॉलीमराइजेशन और आइसोमेरिज्म सारा पढ़ेंगे। आई विल स्टार्ट विद दिस। ठीक है, हम शुरू करते हैं टेट्रा कोवैलेंसी के साथ। तो भैया क्या होता है ये टेट्रा कोवैलेंसी? टेट्रा का मतलब है, अगेन आई एम सेइंग, टेट्रा मतलब क्या होता है 4, मोनो यानी 1, डाई या बाय मतलब 2 होता है, ठीक है, ट्राई मतलब 3, टेट्रा मतलब 4, पेंटा मतलब 5, ये सब तो पता ना बेसिक। अच्छा, कोवैलेंसी, नाउ व्हाट इज कोवैलेंट कंपाउंड? कंपाउंड्स फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड व्हेन आई से कोवैलेंसी का मतलब ये हुआ कंपाउंड फॉर्म्ड बाय ओनली बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन।
मतलब ये इसका वैलेंसी 4 है एंड इट कैन ओनली फॉर्म कंपाउंड्स बाय शेयरिंग इलेक्ट्रॉन. ठीक है, इट कैन ओनली फॉर्म कोवैलेंट कंपाउंड. कार्बन कैन ओनली फॉर्म कोवैलेंट कंपाउंड. मतलब इसमें कंपल्शन आ गया कि ये ना तो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है ना ही इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है. ध्यान देना इस बात पे कि कार्बन कैन नाइदर डोनेट इलेक्ट्रॉन नॉर इट कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन. ये सिर्फ और सिर्फ शेयरिंग कर सकता है. मैं यहां पर लिख दूं, ये सिर्फ और सिर्फ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कर सकता है. ये सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स शेयर करके ही कंपाउंड फॉर्म कर सकता है. सर कुछ तो कारण होगा, मतलब हमको ये जानना जरूरी होगा, मन में यही आ रहा होगा क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डोनेट क्यों नहीं कर सकता. 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट भी कर सकता है, 4 एक्सेप्ट भी कर सकता है. ठीक है, तो हमको ये 2 कारण जानने बहुत जरूरी होंगे यहां पर. वाई कांट कार्बन डोनेट इट्स 4 इलेक्ट्रॉन्स. इसका कारण देखना है हमको. और दूसरा कारण हमको क्या देखना है, अगर डोनेट नहीं कर सकता तो आप तो जानोगे, लेकिन फिर एक्सेप्ट तो कर सकता था. वाई कांट कार्बन एक्सेप्ट 4 इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, तो ये दोनों कारण जो है यहां पर हम समझने की कोशिश करेंगे और समझ भी जाएंगे कौन सी बड़ी बात है भाई साहब. तो 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट क्यों नहीं कर सकता, आप समझ लेना कि कार्बन, देखो ये कार्बन एटम का न्यूक्लियस बनाया मैंने. पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन. ठीक है, ये 4 इलेक्ट्रॉन. अब दिक्कत क्या आती है मालूम है कि इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का मतलब क्या होता है कि वहां पर एनर्जी स्पेंड होती है. इलेक्ट्रॉन डोनेट करने में ताकत लगती है, एनर्जी स्पेंड होती है. तो एटम या वो एलिमेंट को एनर्जी खर्च करना पड़ेगा. अब एक छोटू सा एटम है भाई, बहुत बड़ा एटम नहीं है. सिलिकॉन होता तो चलो 4, उसके पास कितना 14 इलेक्ट्रॉन्स है टोटल, उसका न्यूक्लियस थोड़ा स्ट्रांग है. पर यहां पर क्या है कि छोटू सा एटम है, और ये छोटू सा एटम क्या, उसको 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करना है, टोटल 4. अगर लूज करना है तो बाहर के सब ये सब गायब करना पड़ेगा ना, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन लूज करना पड़ेगा. एंड फॉर अ स्मॉल एटम लाइक कार्बन इट इज वेरी डिफिकल्ट. ठीक है, कार्बन जैसे एटम के लिए, जो कि बहुत ही चिंटू सा एटम है, कार्बन कैसा है, छोटू एटम है, और 4 इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है, एनर्जी एक्सपेंडिचर है, वो इसके पास वो उतना खर्च नहीं कर सकता. सो इट कैन नॉट lose 4 electrons and equivalent amount of energy. ठीक है, इलेक्ट्रॉन डोनेशन लिख सकते हो, पॉइंट ऐड कर सकते हो. इलेक्ट्रॉन डोनेशन इज एन इलेक्ट्रॉन एक्सपेंडिंग प्रोसेस. इलेक्ट्रॉन जो है डोनेट करने में एटम को एनर्जी स्पेंड करनी पड़ती है, और कार्बन जैसे छोटे से एटम के लिए इतना एनर्जी, बिकॉज 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट करना है, उतना एनर्जी नहीं पॉसिबल. दूसरा कोई एटम होता सिलिकॉन या उससे बड़ा, तो वहां पर ठीक है एटम बड़ा है, उतना है ना, उतना उसके पास है एनर्जी स्पेंड करने के लिए, बट हियर इट्स नॉट पॉसिबल. तो इसके लिए कार्बन ऑप्ट ही नहीं करता इलेक्ट्रॉन लूज करना. अब दूसरा ऑप्शन ये देखना है कि ठीक है लूज नहीं कर सकता, गेन करना तो पॉसिबल था उसके लिए, वहां तो एनर्जी खर्च नहीं होती. तो इलेक्ट्रॉन गेन करने में क्या दिक्कत है, देखो अब इस एटम में ही दिखा देता हूं कि व्हेन वी से इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज क्या होता है, नेगेटिव, बराबर. और जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स है, प्रोटॉन्स का चार्ज क्या है, पॉजिटिव. सो बेसिकली एक एटम के अंदर, जैसे एक सोलार सिस्टम में सन जो है वो
क्या कर रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स से सारे प्लैनेट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता हुआ, और इसके लिए वो प्लैनेट्स जो है स्किप आउट नहीं होते। सेंट्रीपिटल का लॉजिक तुम पढ़ोगे आगे 9 में, थोड़ा सा पढ़ा था, उसमें क्लियर भी नहीं हुआ होगा, ठीक है, कि भाई अट्रैक्ट करना है तो चिपक जाना चाहिए, घूमता क्यों रहता है, ठीक है, सब लॉजिक्स का एक्सप्लेनेशन है, ठीक है, लेकिन फिलहाल हम यहां पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं, ठीक है, 11th में आएगा उस बारे में। ओके, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो यहां पर इर्द गिर्द घूम क्यों रहा है न्यूक्लियस के अराउंड में, बिकॉज ये जो पॉजिटिव सेंटर है इट इज कॉन्स्टेंटली अट्रैक्टिंग दैट इलेक्ट्रॉन, कॉन्स्टेंटली अट्रैक्टिंग दैट इलेक्ट्रॉन, और इसके लिए वो इलेक्ट्रॉन वहां से अपने ऑर्बिट को छोड़ के, अपने कक्ष को छोड़ के जा नहीं सकता। तो इलेक्ट्रॉन कॉन्स्टेंटली क्या है, एक फोर्स से बंधा हुआ है। कौन सा फोर्स, जो न्यूक्लियस का जो फोर्स है, कौन सा फोर्स है, न्यूक्लियस का फोर्स थोड़ी सर, न्यूक्लियस में क्या है, प्रोटॉन पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से ये आपस में दे आर बाइंडेड, ठीक है। अगर मान लो कि, मतलब ये समझ लो कि ये पॉजिटिव है जो सबको पकड़ के रख रहा है, ये सेंटर है, ये पेरेंट है जो सारे बच्चों को बांध के रख रहा है। अब मान लो क्या होता है कि एकदम से हम इस फैमिली के अंदर 4 और बच्चे ले आ जाते हैं, यहां पर 4 इलेक्ट्रॉन और हमने भर दिए कहीं से, तो क्या हो जाएगा भाई साहब, मतलब पहले वो 6 इलेक्ट्रॉन टोटल होल्ड कर रहा था, अभी 4 और आ गए, 10 इलेक्ट्रॉन। लेकिन प्रोटॉन्स कितने हैं, प्रोटॉन्स का नंबर थोड़ी ना चेंज हुआ है, प्रोटॉन तो 6 ही है ना, पढ़ा हमने। तो 6 प्रोटॉन्स कैन वॉज ऑलरेडी होल्डिंग 6 इलेक्ट्रॉन, 6 प्रोटॉन ऑलरेडी 6 इलेक्ट्रॉन होल्ड कर रहा था, ठीक है, उससे ज्यादा थोड़ा 1-2 और दे देते हैं कि भाई ठीक है 7 होल्ड करने को कर सकता था वो। 6 प्रोटॉन कैन होल्ड 7 इलेक्ट्रॉन्स, 6 प्रोटॉन कैन एट मैक्स होल्ड 8 इलेक्ट्रॉन्स। हम कितना इलेक्ट्रॉन टोटल दे हो गया उसका, 10 हो गया। 6 पहले से था, 4 आपने बाहर से दे दिया, तो 4 इलेक्ट्रॉन कार्बन एक्सेप्ट क्यों नहीं कर सकता, दिक्कत क्या है भाई, 6 प्रोटॉन कैन नॉट होल्ड 10 इलेक्ट्रॉन्स। तो यहां पर सीधी बात बोलते हैं 6 प्रोटॉन्स कैन नॉट होल्ड 10 इलेक्ट्रॉन्स। आ गई बात समझ में। तो टेट्रा कोवेलेंसी का मतलब समझो कि वाई कार्बन कैन फॉर्म सो लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड, तो शायद यही हो सकता है कि भैया कार्बन, नेचर ने कार्बन को एक चीज नहीं दी है तो एक चीज ज्यादा दी है। क्या नहीं दिया है, कि बाकी एलिमेंट्स की तरह वो इलेक्ट्रॉन डोनेट या एक्सेप्ट नहीं कर सकता, तो क्या ज्यादा दिया है, उसके पास जो शेयरिंग की ताकत है ना, इलेक्ट्रॉन शेयर करके जो कंपाउंड फॉर्म करने की ताकत है, कोवेलेंट कंपाउंड फॉर्म करने की ताकत जबरदस्त दे दी है। आयोनिक कंपाउंड तो फॉर्म नहीं कर सकता क्योंकि इलेक्ट्रॉन लूज या गेन नहीं कर पाएगा, इसलिए नेचर ने उसको शेयरिंग की जबरदस्त ताकत दे दी है, ठीक है, वो हम आगे इसमें और सीखेंगे। सो याद रखना कि टेट्रा कोवेलेंसी ये एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी है, एक्सक्लूसिव कैरेक्टरिस्टिक है या नेचर है कार्बन का, ये किसी और एलिमेंट में ये एबिलिटी नहीं है कि हैविंग 4 इलेक्ट्रॉन द लास्ट ऑर्बिट एंड दैट टू ओनली शेयरिंग। 4 इलेक्ट्रॉन है, और मैंने बताया सिलिकॉन में भी है और भी है, लेकिन कार्बन में क्या है कि 4 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, बट सिर्फ और सिर्फ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन ही करेगा ये, ठीक है। तो ये टेट्रा कोवेलेंसी इज एक्सक्लूसिव फीचर, ये सब बाकियों में भी आ सकता है, बाकियों में भी है ये प्रॉपर्टी, लेकिन ये वाला सिर्फ कार्बन में है, ठीक है। आगे देखें, ये वाला तुम अच्छे समझ जाओगे ना तो बहुत दिक्कत नहीं आएगी। दूसरा वाला, ठीक है, कमिंग टू द सेकेंड वन, कैटिनेशन। व्हाट इज कैटिनेशन सर, क्या होता है कैटिनेशन? द प्रॉपर्टी ऑफ डायरेक्ट बॉन्डिंग, द property of direct bonding between atoms of same element to form long chain branches or ring structures। इसी को क्या कहते हैं, कैटिनेशन। मतलब समझाता हूं मैं, ठीक है। ओके, सो
आइए समझें इसको। कैटिनेशन की बात करें तो द प्रॉपर्टी ऑफ डायरेक्ट बॉन्डिंग बिटवीन एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट टू फॉर्म लॉन्ग चेन। मतलब कार्बन के पास एक जबरदस्त प्रॉपर्टी है जिसमें कार्बन अपने ही जैसे एटम से, यानी कार्बन एटम से ही शेयरिंग, इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करके वो लंबे चेन बना सकता है। मैं थोड़ा कन्वीनियंस के लिए ना ये जो बॉन्डिंग है इसको मैं थोड़ा अलग तरीके से दिखाता हूं। सो आई विल सिंपली यूज दैट लाइन। एक सिंगल लाइन का मतलब सिंगल बॉन्ड। तो कार्बन एटम से ही मिलके एक लंबे लंबे चेन बना सकता है। ठीक है, लंबे लंबे चेन बना सकता है, ब्रांचेस भी बना सकता है, या तो क्लोज स्ट्रक्चर्स भी बना सकता है। जैसे देखो ये रिंग हो गया ना ऐसे। तो ये प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? कैटिनेशन। सर क्या ये एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी है, यानी क्या ये सिर्फ कार्बन के पास है? नहीं, दिस प्रॉपर्टी इज ऑल्सो प्रेजेंट इन केस ऑफ सिलिकॉन, जर्मेनियम में भी है ये। ठीक है, कैटिनेशन वाला प्रॉपर्टी है और कुछ और एलिमेंट्स में है, बट टेट्राकोवेलेंसी एक्सक्लूसिवली कार्बन के पास। ठीक है, तो अब देखो अपन क्या पढ़ रहे हैं कि कार्बन इतने सारे कंपाउंड्स क्यों फॉर्म या कैसे फॉर्म कर सकता है। तो वी आर स्टेटिंग द रीजंस। जिसमें दूसरा रीजन क्या है कि हाँ भाई, अगर दो कार्बन एटम अटैच हुआ तो एक कंपाउंड बन गया, एक और कार्बन आ गया तो एक और कंपाउंड बन गया, ब्रांच लग गया तो अलग कंपाउंड बन गया। तो भैया क्यों ना कार्बन इतने सारे कंपाउंड फॉर्म करे। इट हैज, है ना, बॉन्डिंग करने की, कैटिनेशन करने की बहुत ही खूब प्रॉपर्टी है उसके पास, जबरदस्त प्रॉपर्टी है। ठीक है, अब आते हैं पॉलीमराइजेशन, द नेक्स्ट वन, पॉलीमराइजेशन। ठीक है, पॉलीमराइजेशन का मतलब क्या है? लगभग तुमको ना ये काफी हद तक मैच लगेगा कैटिनेशन जैसा, बट अलग है। ठीक है, अब ये जो मैं प्रॉपर्टी बता रहा हूं ये किसका है? कार्बन के कंपाउंड्स का है। कि कार्बन के कंपाउंड्स भी बड़े कमाल के हैं। दे ऑल्सो हैव एन एबिलिटी कि भाई वो आपस में भी लिंक करके और नए नए कंपाउंड बना सकते हैं। क्या बात है, मैं क्या बात कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। Compounds of carbon can also form new compounds by linking up together and forming long chains. Polymers, तुमने सुना होगा इथीन से बनता है पॉलीथीन, एस्टर से बनता है पॉलिस्टर। ठीक है, तो कार्बन के कंपाउंड्स की ये खूब प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो पॉलीमराइजेशन, द प्रोसेस इन विच single या small units, many small units of compounds या many small compounds, many small unit compounds called monomer, ठीक है, get linked together to form long chain compounds called polymer। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड पॉलीमराइजेशन। इसी को हम पॉलीमराइजेशन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब देखो मैंने ना बहुत सारे इथीन के मॉलिक्यूल लिए। सपोज मैंने बहुत सारे इथीन के मॉलिक्यूल लिए। इथीन कैसा होता है? ये दो कार्बन, ये H, ये H, यहां पर H, यहां पर H, आगे पढ़ोगे डोंट वरी। तो ऐसे मैंने n नंबर ऑफ, मान लो 10 या 20, मैंने n लिख दिया। ठीक है, n नंबर ऑफ ये C2H4 लिया मैंने, दिस इज इथीन। सो इथीन को मैंने बहुत सारे इथीन को लिया और मैंने आई वेंट थ्रू पॉलीमराइजेशन। मैंने इसको जो है पॉलीमराइजेशन किया और पॉलीमराइजेशन प्रोसेस में क्या बना ये देखो। आपस में जितने भी मीथीन थे आपस में जुड़ गए और क्या बनाया लोगों ने? Yes, this is called polythene। ठीक है, पॉलीथीन, ये हटा ही देना। पॉलीथीन प्लास्टिक सुना होगा तुमने। ठीक है, तो कार्बन इतने सारे कंपाउंड कैसे फॉर्म कर सकता है? क्या कारण है? उसमें एक और तीसरा कारण जुड़ गया कि भाई कार्बन के कंपाउंड्स भी कमाल के हैं।
वो आपस में भी मिलके कुछ नए कंपाउंड्स बना सकते हैं। वाह क्या बात है। सो दे कैन अंडरवेंट दिस प्रोसेस, और उससे वो दैट प्रोसेस इटसेल्फ इज कॉल्ड पॉलीमराइजेशन, और पॉलीमराइजेशन भी एक तरीका हो गया जिससे कार्बन के इतने सारे कंपाउंड्स हैं। अब आते हैं आइसोमेरिज्म पे। सर व्हाट इज आइसोमेरिज्म, क्या क्या नए नए नाम सुनने को मिल रहे हैं सर। आइसोमेरिज्म, आइसोमर्स, आइसो का मतलब होता है, आइसो शब्द ब्रेक करके देखो, आइसो का मतलब होता है सेम, पढ़ा है हमने, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, आइसोटोप, आइसोबार, आइसो मतलब सेम बताया था मैंने। और मर का मतलब अभी ने पढ़ा था पॉलीमर, मोनोमर, है ना, लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल, तो मॉलिक्यूल, मर का मतलब यहां पर क्या है, मॉलिक्यूल। तो यहां पर सेम मॉलिक्यूल नहीं, यहां पर सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की बात हो रही है, सुनना ध्यान से। एलिमेंट्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, ठीक है, एलिमेंट्स having same molecular formula, same molecular formula but different structural formulas या डिफरेंट स्ट्रक्चर, सिंपल। इनको हम क्या बोलते हैं, दे आर कॉल्ड आइसोमर्स, ठीक है। जैसे मैं कहूंगा राइट द आइसोमर या ड्रॉ द आइसोमर्स ऑफ पेंटेन, तुमको ऑलरेडी दिया है टेक्स्ट बुक एनसीईआरटी में है ये वाला पार्ट, ठीक है। एंड दिस फिनोमिना इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म, ये जो फिनोमिना है, इस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, आइसोमेरिज्म। कंपाउंड्स हैविंग, मैं एलिमेंट्स लिख रहा हूं, क्या बात है, हा compounds having same molecular formula but different structures, they are called isomers, and this property is called isomerism. For example, भैया क्या बात है, इतने सारे कंपाउंड फॉर्म करने का ये सब कारण है। अब देख एग्जांपल देखना, एग्जांपल आइसोमर्स ऑफ पेंटेन। अब ध्यान देना, पेंटेन यानी C5 होता है, C5H12, सब कैसे आया, क्या हुआ, सब आगे देखोगे, डोंट वरी फॉर दैट, पर फिलहाल देख लो कि क्या है। सिंगल चेन वाले कंपाउंड्स होते हैं ये सब, कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड्स ही होगा। अब मैं जब पेंटेन ड्रॉ करूं, ध्यान रखना, 1 2 3 4 5, ये सीधे वाले कार्बन भी हो सकते हैं ऐसे, बाकी बचा हुआ सब हाइड्रोजन, है ना। कार्बन का 4 बॉन्ड्स कैसे भी फिल करना है हमको, ये हो रहा है, देखो। अब ये भी हो गया पेंटेन, ठीक है। एक और ड्रॉ कर लूं मैं, जिसमें मैं क्या करता हूं, 1 2 3 4 और 5 यहां बना लेता हूं मैं। अब इसमें भी अगर मैं चाहूं, देखो, दिस इज ऑल्सो हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, देख लो यहां काउंट कर लो, 5 कार्बन और 12 हाइड्रोजन, यहां भी है वहां भी है, और भी हो सकता है सर, 1 2 3 4 5, ठीक है। सब कार्बन के पास 4 बॉन्ड्स पूरे करने हैं उसके, तो एक उसके अकॉर्डिंग हाइड्रोजन फिट कर दिया मैंने। हाइड्रोजन की मोनोवैलेंसी होती है तो इसमें डबल बॉन्ड लगा ही नहीं सकते वैसे। तो देखो यहां पर भी C5H12 हुआ, तो पेंटेन में देखो इतने ही कार्बन और हाइड्रोजन ने अलग अलग तरह के कंपाउंड बना लिए, सबका आईयूपीएसी नेम अलग अलग हो जाएगा, सारे अलग अलग कंपाउंड हो गए, ये बात याद रखना। तो मतलब क्या ही बात है भाई साहब, मतलब अगर कार्बन और हाइड्रोजन की संख्या सेम है, बॉन्डिंग भी एक जैसे ही है, फिर भी अगर थोड़ा यहां वहां स्ट्रक्चर घूम गया, स्ट्रक्चर बदल गया, तो कंपाउंड ही बदल जाता है, इसी को आइसोमर कहते हैं, ठीक है। आइसोमर भी अलग अलग तरीके के होते हैं, यहां पर हम बेसिक स्ट्रक्चरल आइसोमर की हम बात कर रहे हैं, ओके। तो कार्बन इतने सारे कंपाउंड्स कैसे फॉर्म कर पाता है, उसके 4 मेन रीजन, टेट्राकोवैलेंसी, कैटिनेशन, पॉलीमराइजेशन एंड आइसोमेरिज्म। टेट्राकोवैलेंसी इज व्हाट, वो सिर्फ और सिर्फ वैलेंसी 4 है, और वो सिर्फ और सिर्फ कोवैलेंट कंपाउंड ही फॉर्म कर सकता है, आयोनिक नहीं, मतलब इलेक्ट्रॉन लूज या डोनेट या एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा।
कैटिनेशन इज कार्बन कार्बन एटम से लिंक करके बड़े बड़े चेन, ब्रांचेस और रिंग स्ट्रक्चर फॉर्म कर सकते हो, डायरेक्ट बॉन्डिंग, दैट इज कैटिनेशन। पॉलीमराइजेशन इज कार्बन के कंपाउंड्स की भी खूब एबिलिटी की वो भी आपस में लिंकअप होकर नए कंपाउंड्स बना सकते हैं। क्या बात है, फिर नए कंपाउंड कार्बन के बन गए। और यहां पर उतने ही नंबर ऑफ कार्बन हाइड्रोजन का हमने सेटअप देखा जो अलग अलग स्ट्रक्चर बना के और अलग अलग कंपाउंड बना रहे हैं। दिस इज आइसोमेरिज्म। तो ये सारी चीजें सपोर्ट करती हैं उस स्टेटमेंट को कि हाँ भाई कार्बन यूनिक है, यस इट कैन फॉर्म सो मेनी नंबर ऑफ कंपाउंड्स, इंडीड हम देख सकते इतने सारे कारण। इसके बाद आते हैं भाई साहब, तुमको एकदम मतलब मैंने निचोड़ दे दिया इस पार्ट का, इस पार्ट का निचोड़ दे दिया है, ध्यान से देखना, थोड़ा सा ध्यान लगाने की जरूरत पड़ेगी। मैं बात कर रहा हूं एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन, एडिशनली येलो बॉक्स में दिया है बट इस पे सवाल बनते हैं, ठीक है। एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन, एलोट्रोप का मतलब क्या होता है पहले ये समझ लो, व्हाट डू यू मीन बाय एलोट्रोप। आइसोटोप तो पता है हमको, एलोट्रोप क्या है ये। देखो अगर मैं किसी पर्टिकुलर एलिमेंट की बात करूं ना, तो वो नेचर में भी अलग अलग तरीके से पाया जा सकता है, उसके डिफरेंट फिजिकल फॉर्म्स हो सकते हैं। जैसे कार्बन की जब हम बात करते हैं तो कार्बन नेचर में अलग अलग रूप में पाया जाता है, डायमंड के फॉर्म में, ग्रेफाइट के फॉर्म में, फुलरीन की फॉर्म में। अब ध्यान से देना क्या है, ये भी कार्बन, इसमें भी कार्बन के एटम्स हैं अरेंज किसी मैनर में, इसमें भी सिर्फ कार्बन एटम्स है किसी अलग तरीके से अरेंज है, यहां पर भी। सो एलोट्रोप्स में क्या, मैं अगर मैं ये पूछूं कि क्या किसी एलिमेंट का एलोट्रोप्स जो भी होता है, क्या उन सबका केमिकल प्रॉपर्टी सेम होता है कि फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होता है, ये बताओ। क्या एलोट्रोप्स का केमिकल प्रॉपर्टी सेम होता होगा या फिजिकल प्रॉपर्टी? ऑफ कोर्स उसका केमिकल प्रॉपर्टी सेम होता होगा। सो मैं बोल सकता हूं द डिफरेंट फिजिकल फॉर्म्स ऑफ सेम एलिमेंट व्हिच हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, किसी एलिमेंट के अलग अलग फिजिकल फॉर्म्स, रूप, ठीक है, क्योंकि एलिमेंट उसमें वही है, एटम वही पर्टिकुलर कार्बन का ही है, तो क्या होगा, उनका केमिकल प्रॉपर्टी अलग नहीं हो रहा। सो सेम केमिकल प्रॉपर्टी बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। सर अगर केमिकल प्रॉपर्टी सेम है, सब कार्बन से ही बने, तो फिजिकल प्रॉपर्टी अलग क्यों है? क्योंकि कार्बन के जो एटम्स है ना, उन्होंने अपने आप को अलग अलग तरीके से यहां पर बॉन्ड आपस में करके रखा है। हमने पता है ना हमको कि हाँ डायरेक्ट बॉन्डिंग होती है उसमें एटम्स में। तो कार्बन के ही एटम्स अगर कुछ स्पेशल पिरामिड टाइप के शेप में आ गए, मतलब ये कार्बन का एटम है, उसने ऊपर एक कार्बन से बॉन्ड बनाया है, उसने लेफ्ट में एक कार्बन से बॉन्ड बनाया, उसने राइट में कार्बन से एक बॉन्ड बनाया, और उसने सामने की तरफ एक कार्बन एटम से बॉन्ड बनाया हुआ है, ठीक है। तो यानी हर कार्बन एटम, देखना यहां पर, हर कार्बन एटम 1 2 3 4 एटम से अटैच्ड है, और ये ऐसा स्पेशल 3D शेप जो है, 3D नेटवर्क जो है इसने बना रखा है। और ये जो एटम्स का 3D नेटवर्क है, ये इसको हार्ड बनाता है, इसकी मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हार्ड होती है। एंड वी ऑल्सो नो ये इतना हार्ड है कि इसको हार्डेस्ट सब्सटेंस कहा जाता है। इसका और एक खूब प्रॉपर्टी है कि भाई ये जबरदस्त शाइन भी करता है, ठीक है। तो इसमें कार्बन का ध्यान रखना, 3D नेटवर्क है जिसमें हर कार्बन एटम 4 कार्बन से 4 बॉन्ड फॉर्म करके ऐसे रहता है, और डायमंड का उसको रूप मिलता है, ठीक है। सो इट हैज हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट, इट इज हार्ड सॉलिड, ठीक है। इसके बाद अब जो हम बात करते हैं अगला वाला कार्बन का रूप, ग्रेफाइट। सो व्हाट इज ग्रेफाइट? ग्रेफाइट में भी अगेन कार्बन ही है, इसमें हर एक कार्बन का एटम, देखो मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है 1 कार्बन अटैच टू 3 कार्बन एटम्स। वहां पर क्या था, एक कार्बन 4 से जुड़ा था, यहां पर हर कार्बन जो है वो 3 एटम से जुड़ा है। कैसे? तो मान लो ये कार्बन एटम है, उसने यहां पर एक बॉन्ड फॉर्म कर रखा है, इधर पे एक बॉन्ड फॉर्म करके रखा, और यहां पर एक बॉन्ड फॉर्म करके रखा है, ठीक है। तो यानी 3 कार्बन एटम से बॉन्ड फॉर्म करके रखा है। इसमें क्या होता है, चौथा जो बॉन्ड है ना वो वीक रहता है, कभी इससे फॉर्म कर लेगा, कभी वो इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा, है ना। तो मोस्टली क्या होता है, चौथा इलेक्ट्रॉन फ्री रहता है, और इसकी वजह से भैया इलेक्ट्रॉन फ्री है तो क्या ये इलेक्ट्रॉन कंडक्शन कर सकता है मेटल्स की तरह? जी हाँ। तो यहां पर सिंस 1 इलेक्ट्रॉन 1 बॉन्ड, 4 कार्बन की 4 बॉन्ड होनी चाहिए, टेट्रावैलेंसी है, एक 3 बॉन्ड करा उसने, 1 इलेक्ट्रॉन फिर भी फ्री रहता है। सो वही इलेक्ट्रॉन जो है, वही हर एटम में से वही एक एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, उसको इलेक्ट्रिकल कंडक्शन के काबिल बनाएगा, ठीक है। तो इसमें हर एक कार्बन एटम 3 एटम से जुड़ा हुआ है, एंड ऑलमोस्ट ऐसा हेक्सागन स्ट्रक्चर बनता है, मतलब ये भी ऐसे ही है ना,
तो हेक्सागोन का स्ट्रक्चर बनता है, मतलब लेयर लेयर बाय लेयर। ये एक लेयर बन गया कार्बन का, है ना, अटैचमेंट का, ये दूसरा लेयर। तो एक दूसरे पे स्लिपरी भी बनते हैं, काफी लेयर ऑन लेयर स्लिपरी भी होते हैं। और स्लिपरी होने की वजह से ग्रेफाइट जो है वो ड्राई लूब्रिकेंट की तरह यूज भी होता है मशीनरीज में। हाँ भाई, वो पेंसिल का लीड एंड ऑल जो भी तुमने सुना होगा, ठीक है। तो ये और इसमें जो फोर्स होता है, इसमें जो वीक फोर्स है जिससे आपस में ये थोड़ा सा एक दूसरे लिंकअप रहते हैं, दैट इज द वीक वैंडरवॉल फोर्सेस जो इनमें एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। और इनको एक दूसरे के ऊपर वो स्किड भी होता है एंड ऑल, ठीक है। तो ये अपना ग्रेफाइट हो गया। कार्बन का जो रीसेंट डिस्कवरी, जो एलोट्रोप डिस्कवर हुआ, ठीक है, दैट इज फुलरीन। दैट इज फुलरीन। ये हॉलो स्पेरिकल केज जैसा स्ट्रक्चर होता है, जिसमें देखो यहां पर भी हर कार्बन एटम लगभग 3 एटम से अटैच, देखो ये यहां पर, यहां पर, यहां पर। तो ऐसा ये ऑलमोस्ट फुटबॉल जैसा स्ट्रक्चर है, देख लो। और जो बेसिक्स, ये बेसिक C60 वाला है, इसमें अलग अलग आते हैं। बेसिक वाला है C60 वाला, और यही सबसे फेमस वाला भी है। बक्की बॉल स्ट्रक्चर नाम से भी फेमस है ये, है ना, इन द नेम जियोडेसिक डोम डिजाइंड बाय बकमिंस्टर फुलर, ठीक है। और इस वजह से फुलरीन नाम भी पड़ा, ठीक है। तो यहां पर तुम देख सकते हो एक पैटर्न है कि हर स्ट्रक्चर में, जो फुटबॉल में तुम देखोगे कि ये एक हेक्सागन है, और उसके एडजेसेंट में देखोगे तो ये पेंटागन है, ठीक है। फिर हेक्सागन है, फिर एडजेसेंट में देखोगे तो पेंटागन है। तो ऐसा करके ये C60 स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। बड़ा ही कमाल का स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, बट ये बहुत ही एटॉमिक लेवल पे है, दिखने में तो ऐसा दिख रहा है, ठीक है। सो दिस इज द थर्ड एलोट्रोप ऑफ कार्बन, डायमंड, ग्रेफाइट, फुलरीन। सब कार्बन ही है, पर एटॉमिक अरेंजमेंट अलग अलग होने की वजह से अलग अलग प्रॉपर्टी आती है। डायमंड का तो ऐसे थोड़ा सा भी लाइट पड़ेगा तो जबरदस्त चमकता है भाई, कमाल है, ठीक है। आगे देखते हैं। अरे भाई साहब, कहां पर आ गए अपन? तो हम आ गए टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स। कार्बन के कंपाउंड्स की हम बात कर रहे हैं। तो सर, पहला तो है कि कार्बन कंपाउंड क्या होता है? कोई भी कंपाउंड विच कंटेन कार्बन। ऐसा कोई भी कंपाउंड हो जिसमें कार्बन न हो तो वो कार्बन कंपाउंड कहलाएगा। वो मुकद्दर का सिकंदर, है ना। C6H12O6, CH3COOH, CH4, ठीक है। तो ये सब क्या है? कार्बन है ना भाई, तो कार्बन कंपाउंड है, खत्म। ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन से होते हैं भैया? कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन। कोई और कंपल्सन नहीं लगा है, कार्बन और हाइड्रोजन दोनों है ना, तो कार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड की कैटेगरी में आ गया। जैसे आप देख लो इस वाले में, यहां पर कार्बन है लेकिन हाइड्रोजन नहीं है, यहां पर हाइड्रोजन नहीं है, हाँ इसमें है, तो यस ये आ जाएगा। कोई और एलिमेंट हो फर्क नहीं पड़ता। सो C6H12O6, ठीक है। क्या कॉमा लगा रहा हूं मैं, ये हो गया तुम्हारा ऑर्गेनिक कंपाउंड। यस, दिस इज ऑल्सो ऑर्गेनिक कंपाउंड। CH3COOH, यस दिस इज ऑल्सो ऑर्गेनिक कंपाउंड। CH4, हाँ भाई साहब, ठीक है। कार्बन और हाइड्रोजन होना चाहिए, बाकी कोई और हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, पर ये दो तो कंपलसरी होने चाहिए ऑर्गेनिक कंपाउंड। हाइड्रोकार्बन कौन सा है? देखो हाइड्रोकार्बन, नाम से समझ में आ रहा है, हाइड्रो और कार्बन होना ही चाहिए, कुछ और नहीं होना चाहिए। ओनली लगा दिया यहां पर, इन दोनों में फर्क देखो। यहां पर क्या बोले? ओनली कार्बन और हाइड्रोजन, नथिंग एल्स, तो ही मैं उसको हाइड्रोकार्बन बोलूंगा। तो देखो इसमें कुछ एक एक्स्ट्रा आ गया, ऑक्सीजन आ गया, यहां पर भी ऑक्सीजन आ गया, तो ये सब उसमें नहीं आएगा। देखो ये वाला, यस CH4, या अभी हमने लिखा था C5H12, जिसमें सिर्फ C और H होना चाहिए, कुछ और नहीं। कुछ और आया तो गड़बड़ हो जाएगी, तो वो हाइड्रोकार्बन की कैटेगरी में आ जाता है। समझ लो वापस से, कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन, कार्बन कंपाउंड। कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन और हाइड्रोजन, ऑर्गेनिक कंपाउंड। कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन और हाइड्रोजन ओनली, दे आर कॉल्ड व्हाट? दे आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन्स। आगे देखें। अच्छा, ये दिख रहा है, विजिबल है या? ठीक है। अब ना कुछ प्रीफिक्सेस याद कराता हूं, बस याद करके रखना, काम आ जाएंगे। तो भैया पहला वाला, अब देखो जब एक कार्बन होगा ना तो याद रखने का मिथ, प्रीफिक्स लगेगा मिथ, मीथेन, है ना। दो कार्बन होगा तो इथ,
3 रहेगा तो प्रोप, 4 रहेगा तो ब्यूट, 5 पे पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक, अनडेक, डोडेक एटसेट्रा। ये प्रीफिक्स याद रखोगे। मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नॉनेन, डेकेन, अनडेकेन, डोडेकेन। ठीक है, तो प्रीफिक्स ये लाइन से याद रखना है। 1 कार्बन का मतलब मिथ, 2 कार्बन मतलब इथ, 3 है तो प्रोप, 4 है तो ब्यूट, 5 है तो पेंट, 6 है तो हेक्स, 7 है तो हेप्ट, सेप्ट नहीं बोलेगा हेप्ट, 8 है तो ऑक्ट, 9 है तो नॉन, 10 है तो डेक। ठीक है, ये तुम्हारा कुछ प्रीफिक्स हो गया। ठीक है, डेक तक भी बहुत ज्यादा हो गया, अनडेक डोडेक जरूरत नहीं है अभी फिलहाल। ओके, अब ये प्रीफिक्स काम आएगा तुम्हारे नेमिंग के अंदर। ओके, आगे याद रखना। पेंटेन, पेंटीन, पेंटाइन, हेक्सेन, हेक्सीन, हेक्साइन क्या है बताऊंगा, डोंट वरी। का हाइड्रोकार्बन की हम बात करेंगे इसके आगे। हाइड्रोकार्बन का मतलब भैया मैंने क्या बताया, सी एंड एच ओनली, कुछ और ना चाहिए अपने को। ठीक है, अब इसमें भी देखो ओपन चेन वाले होते हैं, लंबे लंबे खुले चेन रहेंगे, रिंग स्ट्रक्चर नहीं होंगे। ठीक है, ओपन चेन वाले को हम नॉर्मली क्या बोलते हैं, एलिफाइटिक या फिर एसाइक्लिक। एलिफैटिक या फिर एसाइक्लिक इज ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, अच्छा, रिंग स्ट्रक्चर्स होंगे, मतलब कार्बन 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 ऐसे आपस में लिंक होकर रिंग बना लिया, या फिर ऐसे वाला कुछ कोई भी क्लोज स्ट्रक्चर हो गया ना, तो वो सब आपका क्या आ गया, साइक्लिक या कार्बोसाइक्लिक की कैटेगरी में आ जाएगा। ठीक है, अब ओपन चेन वाले हमको मेनली पढ़ने हैं, मैं उसी की बात करूंगा। बाकी एरोमेटिक वाला जो है ये कैटेगरी होता है, एरोमेटिक नाम ही पड़ा है क्योंकि इसमें अलग एरोमा, खुशबू होती है जबरदस्त। और इसका बेस्ट एग्जांपल है बेंजीन। बेंजीन इज C6H6। कैसे होता है बताया क्या, 6 कार्बन ऐसे हेक्सागोन फॉर्म में रहते हैं, स्ट्रक्चर ध्यान रखना है क्या, 6 कार्बन हेक्सागोन फॉर्म में होते हैं और अल्टरनेट डबल बॉन्ड होता है। मतलब डबल सिंगल, देखो सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, ये ऐसे बॉन्ड होता है। और हर कार्बन में 3-3 बॉन्ड हो चुके हैं देखना, तो एक्स्ट्रा में एक एक हाइड्रोजन आ जाता है सबके पास। ठीक है, तो इस तरीके से C6H6 इज द बेंजीन का स्ट्रक्चर। ठीक है, C6H6 पूरा ऐसा हेक्सागोन याद रखो, ऐसे याद रखो, अल्टरनेट डबल बॉन्ड याद रखो, ये हो गया बेंजीन का स्ट्रक्चर C6H6। ठीक है, एरोमेटिक में तुमको एक ही एग्जांपल ऐसे याद रखो, काफी है, इसका डिटेलिंग नहीं करना अपने को। इसके बाद आते हैं एलिसाइक्लिक में भी, एलिसाइक्लिक में भी साइक्लो अल्केन, साइक्लो अल्कीन, साइक्लो अल्काइन। तो इसके लिए तुमको ना देखो, ये वाला तो हम पढ़ेंगे, वैसे वो वाला नहीं पढ़ेंगे। साइक्लो अल्केन क्या होता है वो पढ़ने के लिए पहले हमको ये पढ़ना होगा। तो नाउ वी आर गोइंग इन सीक्वेंस, जिसमें हम पहले ये 3 करेंगे फिर ये आएगा। ओके, डोंट वरी। अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, देखो एन का मतलब सिंगल बॉन्ड, इन का मतलब डबल बॉन्ड, आइन का मतलब ट्रिपल बॉन्ड। कार्बन कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड है हर जगह तो अल्केन, अगर कहीं भी डबल बॉन्ड आ गया तो मतलब अल्कीन, और कहीं भी कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो अल्काइन। सर चौपल बॉन्ड नहीं होता। ठीक है, तो इस तरीके से अपना हम इसको आगे ले जाएंगे और यही चीज डिटेल में आगे देखेंगे। तो आइए भाई साहब, अब तुमने प्रीफिक्स भी याद कर लिया, प्रीफिक्स भी याद कर लिया और ये सारी चीज बता दी मैंने। एन का मतलब सिंगल बॉन्ड, लिख दूं, साथ में लिखते जाओ, सिंगल बॉन्ड। इन का मतलब डबल बॉन्ड, आइन का मतलब जेम्स बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, ओके। 1 कार्बन तो मिथ, 2 कार्बन तो इथ, 3 है तो प्रोप, 4 है तो ब्यूट, 5 है तो पेंट एंड सो ऑन। ठीक है, अब देखना कि मैं एक नाम कैसे बनाऊंगा। जैसे कि मैं 3rd वाले से शुरू करता हूं, या फिर मैं काम करता हूं 4th वाले से, इससे शुरू करता हूं 5th वाले से। पेंट और अल्केन, तो पेंट वाले ग्रुप में 5 कार्बन वाले ग्रुप में जब अल्केन का नाम पड़ेगा तो वो नाम होगा पेंटेन।
5 वाली ग्रुप में जब अल्कीन का नाम पड़ेगा तो देखो पेंट और ये सफिक्स आ गया यहां से इन, तो दिस इज पेंट इन। यहां पर हो गया पेंट आइन, बहुत आसान है भाई, प्रीफिक्स यहां से उठा लिया, सफिक्स यहां से उठा लिया, संधि विच्छेद वाला ना वही सिस्टम। अच्छा ब्यूटेन, ब्यूटेन, ब्यूटीन एंड ब्यूटाइन। ऐसे ही प्रोपेन, प्रोपीन एंड प्रोपाइन, इथेन, इथीन एंड इथाइन। ठीक है, पहले ना हम क्या करते हैं, इतनों का पहले स्ट्रक्चर, फिर यहां पर भी आता है, पहले इतनों का स्ट्रक्चर जान लेते हैं। अब भाई इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा, पेंट एन। तो पेंट मतलब क्या है, कार्बन कितने हैं 5, और एन का मतलब सारे में क्या है, सिंगल बॉन्ड। तो 1 2 3 4 5 और सभी कार्बन में लगा दो सिंगल बॉन्ड, इतना आसान था। और हर कार्बन की वैलेंसी 4 है तो 4 डंडी होगा, हर कार्बन से जुड़ा हुआ 4 डंडी होना चाहिए, है ना। और हाइड्रोजन से जब भी जुड़ेगा, हाइड्रोजन मोनोवैलेंट है, एक ही डंडा उसके साथ रहेगा। तो देखो कार्बन, इस कार्बन का एक ही डंडा अभी पूरा हुआ है, बाकी 3 बॉन्ड खाली हैं, तो उसको हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन से फिल कर देंगे। अब दूसरे कार्बन को ध्यान से देखना, ये पहले से ही 2 डंडे से घिरा हुआ है, 1 और 2 दोनों साइड में एक एक डंडा है, तो और कितना बचा, 4 में से 2 तो कम ही हो गया है, तो यहां पर 1 और यहां पर 1। तो इस तरीके से इसका भी और यहां पर भी, और इसका देखो एक ही डंडा पूरा है, 3 बॉन्ड हम हाइड्रोजन से ऐसे कंप्लीट कर देंगे। पेंटेन, ठीक है। पेंटीन की बात करें तो 1 2 3 4 5, और इन मतलब डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड कहां लगेगा, तो इसमें या तो स्टार्टिंग में लगाओ या तो लास्ट में। मान लो मैं स्टार्टिंग में लगा देता हूं, सब में नहीं आएगा, ठीक है। यहां पर डबल बॉन्ड हो गया, बाकी सब में क्या आ गया, सिंगल बॉन्ड। तो ये तुम्हारा, अब देखो यहां पर ध्यान देना, इस कार्बन का 2 बॉन्ड पूरा हो चुका है, यानी 2 और मैं हाइड्रोजन से पूरा करूंगा। इस सेकंड वाले का 3 बॉन्ड पूरा हो गया, यहां पे 2 और यहां पर 1, तो 3 हो गया, तो बस एक ही बचा हुआ है। तो यहां पर गलती से भी ऊपर मत लगा देना, या फिर ऊपर लगाया तो नीचे मत लगा देना, कहीं भी कोई भी एक साइड में। अब इसका तो 2 बॉन्ड पूरा है, 2 और हाइड्रोजन लगेगा, ठीक है। एंड इसका 1 बॉन्ड पूरा है तो 3 लग जाएंगे, टोटल 4 करने, ना 3 ना 5, ठीक है। अब आते हैं पेंटाइन के ऊपर। पेंट का मतलब है 5 कार्बन, आइन का मतलब है ट्रिपल बॉन्ड। जैसे यहां पर पेंट का मतलब 5 कार्बन, इन मतलब डबल बॉन्ड। डबल कितना लगा, एक ही लगा, कहां लगा, मैंने फर्स्ट में लगाया, सेकंड थर्ड सब में मत लगाना, लास्ट में, या तो एक एंड पे या तो इस एंड पे लगा सकते हो, दोनों में से कोई एक साइड में, ठीक है, क्योंकि वहां पे फिर नंबरिंग वाला सिस्टम आ जाएगा जो हम आगे देखेंगे आईयूपीएससी वाले पार्ट। पेंट आइन 1 2 3 4 5, ट्रिपल बॉन्ड 1 2 3, बाकी सब में सिंगल, ठीक है। अब ध्यान देना, यहां पर 3 बॉन्ड तो इसके ऑलरेडी हो चुके हैं, बस एक और है तो यहां लगा दिया। अब इस वाले में 3 यहां और 1 यहां, 4 बॉन्ड ऑलरेडी हो गए, तो इसमें कुछ हाइड्रोजन नहीं लगेगा। यहां पर 2 हो चुके हैं, 2 और लगा दिए, यहां पर 2 हो चुके हैं, 2 और लगा दिए, यहां पर 1 2 3। तो इस तरीके से ये हमारा फॉर्मूला बनता जा रहा है, स्ट्रक्चर बनता जा रहा है। अभी सर इसका फॉर्मूला तो देखें, देखते जाओ, 1 2 3 4 5, यानी 5 कार्बन है, तो क्या लिखूं मैं, C5, ठीक है। एक मिनट, C5, एक मिनट। अब मैं ये स्ट्रक्चर नहीं बना पाऊंगा, मैं यहां वाला बनाऊंगा, ठीक है। फिलहाल इसका स्ट्रक्चर दे, मतलब यू कैन डू इट होमवर्क में, जगह नहीं मैं यही पर। सो दिस इज C5, ये इसका बता रहा हूं, इसका नहीं है, ये नीचे वाले का बता रहा हूं। C5 और हाइड्रोजन कितना है, ऊपर 5 नीचे 5 और इधर 2, यानी 12 बन गया ना, पेंटेन जिसका हम बात कर रहे थे, C5H12, ठीक है। देखते हैं, झूठ नहीं बोल रहा था मैं। और ये वाला 5 कार्बन, हाइड्रोजन देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, C5H10। और तुम इधर काउंट करो, फर्स्ट मेरे को पता, देखो इधर 12 था, इधर 10 हुआ, इधर 8 रहेगा, C5H8 पेंटाइन। 2 हाइड्रोजन कम होता है इसमें, सिंपल हिसाब है। अगर तुम जनरली भी देखोगे ना, अब देखो मेरे को जरूरत नहीं है कि इसका स्ट्रक्चर, आई नो कि भाई पैटर्न तो यही रहेगा,
ब्यूटेन का फॉर्मूला आई कैन से, ब्यूट मतलब 4 कार्बन ना, C4 और H हो जाएगा 10। वाह, इसका C4H8, इसका C4H6 कैसे आ रहा है सर? ये कैसे आ रहा है? आई नो द जनरल फॉर्मूला, मेरे को इन सबका जनरल फॉर्मूला ही पता है। व्हाट इज द जनरल फॉर्मूला? CnH2n+2। ठीक है, जैसे मेरे को अगर बताना हो प्रोपेन का, तो मैं क्या करूंगा, इसमें n की वैल्यू 2 डाल दूंगा, तो C2H 2 2 4 + 2 कितना हो गया? 6। ठीक है, ऐसे ही इसका जनरल फॉर्मूला है, नॉट गर्लफ्रेंड, जनरल फॉर्मूला CnH2n है ना, मैंने बोला 2 हाइड्रोजन कम कर देना बस, और इसमें और 2 कम कर दो, CnH2n-2 है ना, 2 और कम कर दिए। सो इसका फॉर्मूला फॉर श्योर क्या होगा? प्रोपीन का, उसमें 2 कम करना, n की वैल्यू 2 डाल दो, चलो इसी फॉर्मूला में n की वैल्यू 2 डालो, तो C2 और H 2 2 4, C2H4। सॉरी, हम कौन सी बात कर रहे हैं? हम 2 वाले की बात कर रहे हैं यार। यहां पर 3 आएगा ना, यहां पर भाई साहब है, यहां पर 3 आएगा, बोल भी नहीं रहे हैं, ऐसे कैसे चलेगा? अच्छा, तो अब बताओ, यहां पर प्रो मतलब 3 है ना, तो N3 C3 और यहां पर H 2 3 6 + 2 कितना हो गया? 8। यहां पर अगेन, यहां भी प्रोप है 3, C3H6 है ना, 2 3 C3H6, इस वाले में 2 और कम कर दो, C3H4। n की वैल्यू अपन ने इसमें क्या करी? 3 डाल दी है ना, तो C3 और H 3 2 6 -2 is 4। तो ऐसे बनता जाएगा सर। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर सारे बना लोगे आई होप। और मैं ईथ वाला बना दूं, ईथ वाले में भाई 2 कार्बन और सिंगल बॉन्ड, तो 2 कार्बन सिंगल बॉन्ड तो ऐसे ही हो गया। इधर देखो, इथ 2 कार्बन डबल बॉन्ड, 2 कार्बन उसमें भी डबल बॉन्ड, यहां पर 2 कार्बन और ट्रिपल बॉन्ड, 2 कार्बन और ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, और बाकी किससे पूरा होगा? हाइड्रोजन से। तो बाकी यहां पर जैसे H आता गया, देखते जाओ मैं कैसे यहां फिल कर रहा हूं। देखो यहां पर 2 बॉन्ड इसके हो चुके हैं, तो बस 2 ही और हाइड्रोजन चाहिए, इसके भी 2 ही हाइड्रोजन चाहिए। यहां पर 3 बॉन्ड इसका भी हो गया, 3 इसका भी होगा, ओनली 1 हाइड्रोजन टू मेक इट, है ना, पूरा 4 वैलेंसी को फिल करने के लिए। ठीक है, अब एक बात ध्यान देना कि द फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्केन इज मीथेन। ये वाला स्ट्रक्चर, 1 कार्बन और सिंपल है तुम्हारा स्ट्रक्चर, CH4 बोलते हैं इसको, है ना। बट द फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्कीन इज नॉट मीथीन। यहां मीथीन या मिथाइन एग्जिस्ट नहीं होता, क्योंकि देखो हम क्या बोलेंगे, अगर मैंने बोल दिया, फॉर एग्जांपल मैंने अगर मीथीन बोला, तो प्रॉब्लम क्या है? मिथ यानी 1 कार्बन, और यहां मैं बोल रहा हूं इन मतलब डबल बॉन्ड। अब 1 कार्बन में डबल बॉन्ड कहां लगाओगे भाई? 1 कार्बन में हाइड्रोजन या डबल बॉन्ड थोड़े लगा सकते हैं हम, हाइड्रोजन इज मोनोवैलेंट, तो ये मिथ इन तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। और अगर डबल बॉन्ड नहीं हो सकता 1 कार्बन में, तो ट्रिपल कहां से आएगा? सो याद रखना, फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्केन इज मीथेन, बट फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्कीन इज इथीन, फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्काइन फैमिली इज इथाइन, ये याद रखें। ठीक है, और ये सारा स्ट्रक्चर तुम्हारे लिए होमवर्क है, मुझे कमेंट करके बताना है, वांट यू कि हर बच्चा यहां कमेंट करके बताता रहे कि भाई कितना समझ में आ रहा है, कैसे आ रहा है, सो दैट अगला वीडियो में कहीं कुछ कमी रह जाता है ना, तो रिवीजन में हम प्लान कर सकते हैं वैसे। सो एवरीवन, कुछ भी रहेगा कमेंट करके बताते रहे। ठीक है, ऐसे ही तुमको ये पेंट तक का हो गया, हेक्स हेप्ट ऑक्ट नॉन डेक तक का स्ट्रक्चर बनाना है, और सबका प्रॉपर जो फॉर्मूला वाइज तुमको नाम भी, फॉर्मूला भी लिखना है जनरल फॉर्मूला के हिसाब से, और स्ट्रक्चर भी बनाने हैं, और मैच करना है कि हाँ वो C और N का नंबर स्ट्रक्चर और फॉर्मूला में सेम है कि नहीं। ठीक है, आई वांट यू टू प्रैक्टिस। भाई ये हो गया तो काम तुम्हारा बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, अब देखो सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की हम बात कर रहे हैं। नाउ जस्ट सी कि एलिफैटिक
एलिफैटिक मतलब मैंने बताया कि अपन क्या है इसमें, ए साइक्लिक, साइक्लिक नहीं है ये, ओपन चेन हाइड्रोकार्बन की हम बात करें तो ओपन चेन वाले में यानी एलिफैटिक में दो कैटेगरी, मतलब इसमें तो बेसिकली तीन है, अल्केन, अल्कीन और अल्काइन, राइट। अब इसमें एक चीज ध्यान देना कि जब भी भाई साहब मैं अल्केन को देखता हूं, जैसे ये वाला हो गया है ना, 3 कार्बन का अल्केन को हम प्रोपेन कहते हैं, तो ये प्रोपेन का स्ट्रक्चर है। अब मैं अगर एक सवाल पूछूं कि क्या प्रोपेन में और हाइड्रोजन लगाए जा सकते हैं, इसके लिए मेरे को यह देखना पड़ेगा कि इफ आई टेक अल्काइन, जैसे 1 2 3 यहां पर ट्रिपल बॉन्ड, यहां सिंगल, इस वाले में 1 हाइड्रोजन, इस वाले में 3 हाइड्रोजन, ऐसे हो गया। क्या मैं अल्काइन में और हाइड्रोजन जोड़ सकता हूं? यस। इस एक्स्ट्रा बॉन्ड को तोड़ के तुम यहां पर कितना देखो, ये ऐसा तो है ही, ऐसे है, ऐसा ये ऑलरेडी है। अब देखो जैसे मैंने ये ऊपर का तोड़ा और नीचे का तोड़ा, ये यहां भी इतने हाइड्रोजन यहां पर आ सकते हैं, है ना। देखो नीचे का भी बॉन्ड टूटा, दोनों तरफ खुल गया, यहां भी टूटा, दोनों तरफ खुल गया। तो मतलब अल्काइन में और अल्कीन में भी जहां पर भी एक्स्ट्रा बॉन्ड है ना भाई साहब, डबल या ट्रिपल बॉन्ड जहां पर भी है, वहां पर गुंजाइश है कि हम और हाइड्रोजन को ऐड कर सकते हैं। तुमने 9th में पढ़ा होगा, इफ अ सोल्यूशन, अगर सॉल्यूशन में हम और शक्कर या और नमक मिला सकते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अगर नहीं मिला सकते तो सैचुरेटेड। यहां पर भी अगर और हाइड्रोजन को जोड़ा जा सकता है बिकॉज एक्स्ट्रा बॉन्ड आर देयर, तो इसलिए अल्कीन और अल्काइन को हम क्या बोलते हैं, अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, ठीक है, क्योंकि एक्स्ट्रा और ऐड किया जा सकता है हाइड्रोजन। सो दिस इज अनसैचुरेटेड विथ रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन। और इस कंपाउंड को हम क्या कहते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, बिकॉज यहां पर ऑलरेडी इतने हाइड्रोजन भरे पड़े हैं कि कोई एक्स्ट्रा बॉन्ड नहीं है जहां पर हम और हाइड्रोजन को जोड़ें। अगर बॉन्ड तोड़ोगे तो फिर अब लिंक ही टूट जाएगा, एक्स्ट्रा बॉन्ड है ही नहीं, जहां एक्स्ट्रा होगा वहां पर जोड़ सकते हैं। तो सिंस यहां पर डबल या ट्रिपल है इसलिए वो अनसैचुरेटेड है, बिकॉज मोर हाइड्रोजन कैन बी एडेड, एक्स्ट्रा बॉन्ड्स आर देयर, बट इन दिस केस दिस इज ऑलरेडी सैचुरेटेड विथ हाइड्रोजन, नो मोर हाइड्रोजन कैन बी एडेड। इसलिए एलिफैटिक की दो कैटेगरी बनती है, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड में आता है अल्केन और अनसैचुरेटेड में आता है अल्कीन और अल्काइन, ठीक है। तो अब ये कुछ फॉर्मूला दिए हैं भाई, मीथेन CH4 ये स्ट्रक्चर हो गया, इथेन C2H6 स्ट्रक्चर हो गया, ये तुम्हारा अल्केन का पूरा स्ट्रक्चर दिया हुआ है। इसके बाद आते, मैंने बोला कि अल्केन, अल्कीन और अल्काइन हो जाएगा तो हम साइक्लो अल्केन में भी आ जाएंगे। तो यहां पर आ गया तुम्हारा साइक्लो अल्केन का फैमिली। साइक्लो का मतलब होता है क्लोज्ड या फिर रिंग, और अल्केन मतलब मैंने बता दिया भैया सिंगल बॉन्ड। तो अगर रिंग में सिंगल बॉन्ड है तो वो साइक्लो अल्केन वाले कैटेगरी में आ जाता है। पहला मेंबर हो गया, देखो इसमें कितना कार्बन है, 3 कार्बन है, तो प्रोपेन, और रिंग है इसलिए साइक्लो, साइक्लोप्रोपेन। तो फर्स्ट मेंबर ऑफ साइक्लो अल्केन इज साइक्लोप्रोपेन। सर साइक्लोब्यूटेन बन सकता है कि नहीं, तुम डॉट पॉइंट्स को लेके सर्कल काम है ना, यहां पर कैसे रिंग बनेगा, 3 है होगा एटलीस्ट, तो ऐसा क्लोज देखो ना, यहां जेल बन गया अंदर, 2 में कहां बनेगा, ठीक है। यहां पर भी देखो ये खाली जगह बन गई है यहां बीच में, सो क्लोज करने लायक 3 तो चाहिए कम से कम। सो साइक्लोप्रोपेन इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ साइक्लो अल्केन। फिर आता है साइक्लोब्यूटेन, फिर आता है साइक्लोपेंटेन, फिर आता है साइक्लोहेक्सेन, चलता जाएगा ये कहानी। सर क्या ये सिमिलर दिख रहा है बेंजीन स्ट्रक्चर के, क्या बेंजीन जैसा लग रहा है? नहीं, बेंजीन में मैंने बताया था कि ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड्स होते हैं इसलिए एक एक H लगता है, C6H6। यहां पर क्या है, 2 H लगा है हर एक में, सो C6H12 है ये, C6H12 है साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। तो ये तुम्हारा साइक्लिक स्ट्रक्चर बनता गया। इसका भी जनरल फॉर्मूला है CnH2n, जस्ट लाइक अल्कीन जैसा जनरल फॉर्मूला है इसका, CnH2n, है ना, डबल हाइड्रोजन होता है जितना कार्बन है उसका। ओके सर,
तो यहां पर अपन ने काफी कुछ जो है वो सीख लिया है ऑलमोस्ट एट द एंड, क्योंकि यहां पर मैं तुमको अब IUPAC की तरफ ले जाने वाला हूं। तो ऑलमोस्ट समझ लो कि यहाँ ये जो कहानी है ना अब यहाँ से बदल जाएंगी और हम बेसिकली थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ने जा रहे हैं। CBSE ने IUPAC हटा दिया है, ठीक है, तो IUPAC अब लगभग हम स्टार्ट करेंगे। फिलहाल फंक्शनल ग्रुप देख लेते हैं, ठीक है, बहुत आसान हो गया चैप्टर वैसे देखा जाए तो। फंक्शनल ग्रुप आर डिफाइंड एज स्पेसिफिक एटम, इसको पढ़ लेना लेकिन ये वाला, ओके। Functional groups are defined as specific atoms or group of atoms or ions which are part of larger hydrocarbon chain or impart characteristic property to the compound. सर ये बड़ा ही टेक्निकल हो गया। अब जैसे कोई भी एक हाइड्रोकार्बन ले लो, मान लो अल्केन ले लो, फॉर एग्जांपल पेंटेन या हेक्सेन, और उस पेंटेन या हेक्सेन में से क्या करना है, एक हाइड्रोजन को हटा दिया, मान लो उसमें से कोई भी एक एंड का मान लो हाइड्रोजन हटा दिया, एनीवन, और उसमें मैंने कुछ नया अटैचमेंट किया, जैसे क्लोरीन अटैच कर दिया या ब्रोमीन अटैच कर दिया या OH अटैच कर दिया या ये H और O अटैच कर दिया या फिर ऐसे डबल बॉन्ड O लगा दिया या इस तरह का अटैचमेंट कर दिया, तो क्या होता है उस कंपाउंड की पूरी प्रॉपर्टी ही बदल जाती है। केमिकल प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो ऐसे वाले कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं, या ऐसे वाले एटम या ग्रुप ऑफ एटम को हम क्या बोलते हैं, फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। जैसे ये सब हैलोजेंस का है, हैलोजन ग्रुप से आता है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, हैलोजेंस, है ना, पढ़ोगे नेक्स्ट चैप्टर पीरियोडिक वाले में। तो हैलो ये फंक्शनल ग्रुप है। यहां पर अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप ये OH, अल्डिहाइड इज H डबल बॉन्ड O, कीटोन इज डबल बॉन्ड O, कार्बोक्सिलिक एसिड इज दिस, मिथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड, है ना, वो सब एसिटिक एसिड इस कैटेगरी से आता है। कार्बोक्सिलिक एसिड हमने पढ़ा था, ऑर्गेनिक एसिड और मिनरल एसिड, ये H2SO4, HCl, HNO3 ये सब क्या है, मिनरल एसिड है, ये सब ऑर्गेनिक है, COOH, HCOOH, CH3COOH, ठीक है ना, ये सब ऑर्गेनिक एसिड है या कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो इसमें फंक्शनल ग्रुप क्या है, फंक्शनल ग्रुप इज डिफाइंड एज एटम, या वो एटम या वो ग्रुप ऑफ एटम, जैसे ये सब जो हाइड्रोजन को रिप्लेस करते ही उस पूरे हाइड्रोकार्बन की प्रॉपर्टी को बदल देते हैं, ऐसे फंक्शनल ऐसे एटम या ग्रुप ऑफ एटम को फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं, ठीक है। जैसे यहां पर अब मान लो ये अपने पास एक सेकंड, फॉर एग्जाम्पल ये क्या है, देखो 3 कार्बन का अल्केन को हम क्या बोलते हैं, प्रोपेन। सो दिस इज प्रोपेन, राइट। अब प्रोपेन में अगर मैंने एक हाइड्रोजन हटा के अगर क्लोरीन लगा दिया तो क्लोरोप्रोपेन बन गया, ऑल टुगेदर डिफरेंट कंपाउंड। अगर ब्रोमीन लगा दिया तो ब्रोमोप्रोपेन, आयोडीन लगा दिया तो आयोडोप्रोपेन। अगर मैंने उस H की जगह OH लगा दिया तो प्रोपेनॉल, क्या बात है, इसमें सफिक्स लगता है ऑल, इसमें प्रीफिक्स लगता है हैलो। देखो यहां प्रीफिक्स लगा ना, जैसे क्लोरो, ब्रोमो, प्रीफिक्स लग रहा है हैलो, जो भी हैलोजन अटैच हो रहे हैं। और अल्कोहल वाले में जहां OH लगा वहां सफिक्स लगता है ऑल, जैसे प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, इथेनॉल, ठीक है। जो भी अल्केन है उसका E हटेगा और यहां पर E की जगह क्या आ जाएगा, ऑल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, ठीक है। ऐसे ही अगर डबल बॉन्ड O लगा दिया, ठीक है, तो एंड पे किसी भी ये साइड या ये साइड टर्मिनल एंड पे, तो ये बन जाता है अल्डिहाइड, इस पे सफिक्स लगता है आल, जैसे यहां ऑल लगा वैसे आल लगेगा, तो प्रोपेनाल, ब्यूटेनाल, साडेनाल नहीं होता, साडेनाल जिंदगी के, है ना, होगा ना। वैसे यहां पर अगर ये डबल बॉन्ड O किसी नॉन टर्मिनल, किसी नॉन एंडिंग, जैसे बीच वाले में कहीं पे लगा तो वो बन जाता है कीटोन, सफिक्स लगता है ओन, ONE, वन नहीं बोलना, ओन, प्रोपेनोन, देखो ई को हटा के लग रहा है, प्रोपेनोन, ब्यूटेनोन, पेंटेनोन, है ना, समझ में आ रहा है। किसी भी एंड वाली कार्बन पे अगर लगा डबल बॉन्ड O, या तो इस एंड पे या तो इस एंड पे, तो वो अल्डिहाइड बनता है। लेकिन अगर बीच में कहीं नॉन टर्मिनल कार्बन पे लगा तो वो कीटोन बनता है, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए जो सफिक्स लगता है वो E की जगह ओइक एसिड, देखो प्रोपेन में से E हटा दिया, प्रोपेनोइक एसिड, देखो क्या है अटैचमेंट, C डबल बॉन्ड O और एक साइड में OH। तुम बोलो सर कीटोन का भी है और इसमें OH अल्कोहल का भी नहीं, ये अलग बन गया।
COOH कैटेगरी अलग हो गया, प्रोपेनोइक एसिड। डबल बॉन्ड है तो पता ही हमको ईन लगता है, और ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन, ये तो हमने ऑलरेडी पढ़ा है अलग से, अल्कीन और अल्काइन। ठीक है, तो ये कुछ हमने बेसिक बता दिए कि फंक्शनल ग्रुप अटैच करने से कुछ नई चीजें बन जाती है हाइड्रोकार्बन में से। ठीक है, कौन सी मेन कैटेगरी पढ़ी हमने? तो हमने पढ़ा हैलोजेंस, अल्कोहल, अल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड। 5 हो गए ना, 4 ये और एक ये, 5 कैटेगरी हो गई। हैलोजन में भी क्लोरो, फिर ब्रोमो। ठीक है, इसमें तो कुछ और नहीं, पर यहां पर आयोडो भी आ सकता है। ठीक है, तो इस वाले में क्या लगता है, H की जगह, हाइड्रोकार्बन में H की जगह Cl या Br लगेगा तो ये सब हैलोजन से, हैलो प्रीफिक्स आएगा, हैलो अल्केन, क्लोरोब्रोमेन। ठीक है, आयोडो हेक्सेन, हैलो अल्केन इन जनरल। वैसे ही अगर OH लगा H की जगह तो अल्कोहल बन गया, सफिक्स ऑल। प्रोपेनॉल, ई को हटा के, प्रोपेन में से ई हटा दिया, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल। अगर CHO ऐसा वाला ग्रुप है तो इसको हम अल्डिहाइड बोलते हैं, प्रोपेनाल, ब्यूटेनाल, है ना, यहां पर भी सफिक्स लग रहा है आल। किसी नॉन टर्मिनल कार्बन पे डबल बॉन्ड O लगा तो कीटोन, ओन लगेगा, प्रोपेनोन, ब्यूटेनोन, पेंटेनोन, हेक्सेनोन, हेप्टेनोन। और अगर COOH लगा तो ओइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड, मिथेनोइक एसिड। ठीक है, मिथेनोइक एसिड को कॉमन भाषा में कॉमन नेम क्या है मुझे कमेंट करके बताना, मिथेनोइक एसिड का कॉमन नेम, और इथेनोइक एसिड का भी, दोनों को बताना। ठीक है, आई वांट एवरीवन प्लीज, थोड़ा सा सिंसियर हो जाओ, कभी कभी रिप्लाई दे दिया करो। ठीक है, इसके बाद आते हैं IUPAC नेमिंग पे। सर ये है क्या? नहीं, चिंता नहीं करो, IUPAC नेमिंग का चिंता नहीं करो, तो लेकिन समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से टर्म टू एग्जाम भले डिलीट किया, पर ये चीज जान बनाती है पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, आगे बहुत ही काम आएगा, ये मिस नहीं करना। ठीक है, इससे तुम्हारे पिछले कंसेप्ट भी जो है और तगड़े होंगे। ठीक है, अब मान लो कि मैं जनरली बताऊंगा, हर एक रूल या डिटेल का तो हमने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, हाउ टू गिव IUPAC नेम्स, वो हमने ऑलरेडी कर रखा है, आप देख सकते हो अलग से। बट जनरली बता दूं यहां पर, अब देखो Cl यहां पर आया, कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है तो ऑक्टेन है, ऑक्टेन है, बाकी सब H है, समझ लो ये सब H है एंड पे, ऑक्टेन है। अच्छा, यहां क्लोरीन लगा तो क्लोरो ऑक्टेन, इधर नहीं है मान लो यहां है तब भी क्लोरो ऑक्टेन है, इधर नहीं है मान लो यहां है तब भी क्लोरो ऑक्टेन है, इधर नहीं है मान लो इधर है तो भी क्लोरो ऑक्टेन है, इधर नहीं है यहां है तो भी क्लोरो ऑक्टेन है, यहां नहीं है तो यहां है, यहां नहीं है तो यहां भी है तो क्लोरो ऑक्टेन है। ठीक है, अच्छा अगर मैंने मान लो कि इन सब प्लेसेस पे नहीं, मुझे मन किया कि मैं क्लोरो को यहां लगाऊं दूसरे वाले का, यहां पर मान लो दूसरे वाले कार्बन पे, तो अब क्या नाम पड़ेगा, नंबरिंग होगी अब यहां पे 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कार्बन में से दूसरे वाले पे क्लोरो है, तो मैं बोलूंगा 2 क्लोरो ऑक्टेन, 2 क्लोरो ऑक्टेन। ऊपर लगाओ या नीचे फर्क नहीं पड़ता, इधर हुआ तो 3 क्लोरो, इधर हुआ तो 4 क्लोरो। ठीक है, 4 क्लोरो ऑक्टेन आएगा। लेकिन अगर मान लो कि इधर ना होके अगर ये सपोज इस तरफ पड़ा तो 6 क्लोरो ऑक्टेन नहीं आएगा, तब नाम बदल जाएगा, क्योंकि नंबरिंग जहां से पास होती है ना वहीं से की जाती है। अभी क्या है, इधर से काउंट करो तो ये 6th पोजीशन पे आ रहा है ना अटैचमेंट, लेकिन अगर मैं इधर से काउंट करूं 3 4 5 6 7 8, तो यहां से देखो 3rd पोजीशन पे ही आ जा रहा है, 3rd कार्बन पे आ रहा है, तो इसका नाम पड़ेगा 3 क्लोरो ऑक्टेन। याद रखना, नंबरिंग उसी साइड से की जाती है जिस साइड से जो ब्रांच है वो नजदीक पड़ता है। दिस इज IUPAC रूल्स बता रहा हूं नॉमेनक्लेचर के। IUPAC क्या है सर? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये पूरा एक ऑर्गेनाइजेशन है जो IUPAC जो नेमिंग करता है कंपाउंड्स को। केमिस्ट्री का जबरदस्त महान ऑर्गेनाइजेशन है, यूनिवर्सल है ना, पूरे हमारे दुनिया का जो भी केमिकल कंपाउंड्स है उसका नेमिंग करता है। ठीक है, ऑफ कोर्स इंडिया में नहीं है। ओके, सो इंटरनेशनल यूनियन है ये। तो ये यहां से जहां से नजदीक पड़ेगा वहीं से काउंटिंग की जाएगी। अब मेरा ये मतलब है कि सर चलो मान लो कि एक यहां पड़ा और एक यहां पड़ा, तो क्या नाम आएगा? तो द नेम विल बी, 2 क्लोरीन हो गया ना, एक 3rd पे और एक 4th पे, तो नाम क्या होगा? तो कितना क्लोरीन हो गया बताओ?
अगर एक थर्ड पे है और एक फोर्थ पे है, कितना क्लोरीन हो गया? 2 क्लोरीन हो गया। तो क्या आएगा? डाई क्लोरो। पर कहां कहां पर? थर्ड और फोर्थ पे। तो 3,4 और डैश लगेगा। देखो नंबर के बीच में कॉमा, नंबर अल्फाबेट के बीच में डैश, ठीक है, हाइफन। तो 3,4 डाई क्लोरो ऑक्टेन, ऐसे हो गया। अगर मान लो कि थर्ड वाले पे ही 2 होता तो क्या होता सर? थर्ड वाले पे ही 2 होता, यहीं पर ही ऊपर और नीचे होता तो 3,3 दोनों लिखना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि 3 डाइक्लोरो, 3,3 डाइक्लोरो ऑक्टेन बताना पड़ेगा। 3 है तो ट्राई, 4 है तो टेट्रा, 5 है तो पेंटा, चलता जाएगा, ठीक है। अच्छा, और एक बात, इसी में मान लो कि एक क्लोरीन है और एक ब्रोमीन है। अब बताओ, एक क्लोरीन है और एक ब्रोमीन है, तो अब क्या पड़ेगा? क्लोरो ब्रोमो या ब्रोमो क्लोरो? अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो होता है यहां पे। एक और रूल, तो पहले ब्रोमो आएगा, बी, फिर क्लोरो, है ना, ए बी सी, बी पहले आता है फिर सी बाद में आता है। सो अब इसका नाम पड़ेगा, थर्ड पे है ना, 3 ब्रोमो फिर डैश 3 क्लोरो ऑक्टेन, ठीक है। अगर यहां पर भी क्लोरीन होता और यहां पर भी ब्रोमीन होता तो 3,4 डाई ब्रोमो, 3,4 डाई क्लोरो ऑक्टेन। 2 है तो डाई लगेगा ना, 3 और 4 पे, तो 3,4 डाई ब्रोमो, 3,4 डाई क्लोरो ऑक्टेन। अल्फा देखो क्या क्या बता दिया मैंने, नंबरिंग नजदीक वाली साइड से, अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो होगा, नंबर्स के बीच में कॉमा, नंबर लेटर के बीच में डैश, ठीक है। काफी बातें बता दी भाई साहब, ओके। अच्छा, अब मान लो कि मेरा मन किया कि OH को यहां लिखूं, OH को, है ना, अल्कोहल को, या यहां लिखूं, ठीक है, एंड पे रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर मैंने सोचा कि OH को मैं यहां लिखता हूं तो क्या आ जाएगा? देखो 1 2 3 और कितना है? 4 5 6 7 8 ऑक्टेन, ये ना मतलब थोड़ी है ऑक्टेन, लेकिन तीसरे वाले पे अल्कोहल की अटैचमेंट है तो ऑक्टेनॉल। और कहां पर है? 3 ऑक्टेनॉल। थोड़ा सा ज्यादा अप्रोप्रिएट रहता है जब तुम इसको लिखते हो ऑक्टेन 3 ऑल। ये एक्चुअल है, ये 10वीं में चल जाता है पर एक्चुअल ये है, ठीक है। इसके अलावा अगर मान लो यहीं पर इधर लग गया मान लो, तो ऑक्टेन 3,4 डाई ऑल। ध्यान देते जाओ भाई साहब, तीसरे पे और चौथे पे है तो नाम क्या पड़ेगा? तब पड़ेगा ऑक्टेन 3,4 डाई ऑल। 3 है तो ट्राई ऑल एंड सो ऑन, ठीक है। सर अगर मान लो कि हमने कार्बोक्सिलिक एसिड इधर लगा दिया, डबल बॉन्ड O और OH, ये तो आएगा ही नहीं, तब तो हो गया ऑक्टेनोइक एसिड। तब क्या हो जाएगा? ऑक्टेनोइक एसिड, ओके। अगर यहां पर डबल बॉन्ड O आ गया तो कीटोन बन गया। कौन से नंबर पे है? 1 2 3, तो ऑक्टेन है। ऑक्टेनोन पर कहां पर है? थर्ड पे, ऑक्टेन 3 ओन। अगर यहां पर भी डबल बॉन्ड आ गया तो तीसरे और चौथे पे ऑक्टेन 3,4 डाई ओन। समझ में आ रहा है? ऑक्टेन 3,4 डाई ओन। अच्छा, और एक बात, ब्रांच ऐसे भी लग सकता है, CH4 को हम क्या बोलते हैं? मीथेन बोलते हैं। C2H6 को अपन क्या बोलते हैं? इथेन बोलते हैं। C3H8 को हम क्या बोलते हैं? प्रोपेन बोलते हैं, ठीक है। अगर इसमें से एक हाइड्रोजन लेस कर दो तो क्या हो जाएगा? CH3 डैश, है ना, एक वैलेंसी बची रहेगी, तो उसको बोलते हैं मिथाइल YL, ठीक है, वो अटैचमेंट के लिए काम आता है। अगर इसमें से एक हाइड्रोजन लेस कर दिया C2H5 डैश, तो ये बन जाएगा इथाइल। अगर इसमें से एक लेस कर दिया C3H7 डैश, ये बन गया प्रोपाइल, ओके। जनरली देखो, कोई भी अल्केन में से अगर -1 हाइड्रोजन कर दिया तो एक अटैचमेंट के हिसाब से एक वैलेंसी खाली रहती है उसमें, और उसको हम नाम देते हैं अल्काइल। तो अब यहां पर भी देखो, अगर मैं मिथाइल यहां पर अटैच करूं, CH3 अगर इधर अटैच कर दिया तीसरे कार्बन पे, तो क्या पड़ेगा नाम इसका? 3 मिथाइल ऑक्टेन,
ठीक है, अगर तीसरे और चौथे पे लगा दिया हमने तो क्या पड़ेगा, 3,4 डाई मिथाइल ऑक्टेन एंड सो ऑन। ठीक है, देखते हो काफी कुछ है जो हम मतलब यहां पर सीख सकते हैं यार, मतलब इसका कोई एंड थोड़ी है। जैसे मान लो कि अभी इसमें ही, एक सेकेंड, मान लो ये हटा दिया मैंने और ये वाला भी हटा दिया, इधर डबल बॉन्ड, इधर डबल बॉन्ड, ठीक है, ओके, यहां डबल बॉन्ड और यहां डबल बॉन्ड, तो उस हिसाब से अब इधर एक, हाँ यहां पर एक हाइड्रोजन आएगा ना, एक सेकेंड, इसमें करते हैं हम काड़ा कुंडी। यहां पर सपोज यहां पर डबल बॉन्ड आ गया, इधर एक डबल बॉन्ड आ गया और इधर भी एक डबल बॉन्ड आ गया, ठीक है। सो इन दिस केस अब व्हाट विल बी द नेम, बताओ। डबल बॉन्ड मतलब ईन होता है। अब यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 8 ये भी ऑक्टेन है, पर सेकेंड पे और थर्ड पे से डबल बॉन्ड शुरू हो रहा है, तो ये ऑक्टीन होगा, पर कहां पर है, ऑक्ट 2,3 डाई इन, ठीक है, ऐसा हो गया। और मतलब आइन 3 रहेगा तो डाई आइन एंड सो ऑन। और एक चीज, अब ये बताओ, इसका सही नाम तुमको कमेंट करके बताना है, आईयूपीएससी नेम कमेंट में बताना है मुझे, एवरीवन। अगर आता है तो कमेंट करके बताएं। आगे देखते हैं। तो भाई साहब यहां पर हम लगभग एंड पे हैं चैप्टर के। ओके, किसी भी, अब होमोलोगस सीरीज की बात कर रहे हैं, मतलब जितना हमने फैमिलीज देखा अभी तक, अल्केन की पूरी फैमिली है, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, है ना, अल्कीन की अपनी फैमिली है ना, अल्काइन की फैमिली है। ऐसे ही जब फंक्शन ग्रुप लगाओगे तो उसकी एक फैमिली बनेगी, क्लोरो मीथेन, क्लोरो इथेन, क्लोरो प्रोपेन, सॉरी हाँ क्लोरो प्रोपेन, क्लोरो ब्यूटेन, तो ये एक पूरा फैमिली बन गया, है ना। अल्कोहल्स का मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, ये एक फैमिली बन गया। तो जितना भी ऐसे एक एक फैमिली जो बनता है, इन सबको हम होमोलोगस सीरीज कह सकते हैं। इनका एक पैटर्न होता है, ठीक है, a series of compound with similar chemical properties in which members differ one another by additional CH2 group is called homologous series। ये CH2 का क्या लॉजिक है मैं तुमको ना इस वाले पेज पे लेके बताता हूं, ठीक है। अब जैसे मान लो कि मैं बोल रहा हूं कि अल्केन एक फैमिली है, तो अल्केन फैमिली को मैं होमोलोगस सीरीज क्यों बोल सकता हूं। देखो इसमें पहला मेंबर कौन सा है, फर्स्ट मेंबर कौन सा है, मीथेन, CH4, दूसरा कौन सा है, इथेन, C2H6, नेक्स्ट है प्रोपेन, C3H8, उसके बाद है ब्यूटेन, C4H10। अभी हर एक में डिफरेंस देखो, हर बड़े भाई का छोटे भाई से डिफरेंस देखो कितने साल का है, मजाक कर रहा हूं। देखो एक कार्बन का फर्क है और 2 हाइड्रोजन का, यानी CH2। इधर भी देखो इस वाले और इस वाले में डिफरेंस क्या है, यहां 2 है यहां 3 है, 1 कार्बन, और देखो हाइड्रोजन 6 और 8 2 CH। तुम हर जगह हैरान हो जाओगे, द डिफरेंस इज मेंटेन, CH2 का ही गैप मिलेगा, सिर्फ इसी का नहीं, तुम अल्कीन का भी बात करो वहां पर भी हर एक के बीच में जो गैप है वो CH2 का है। तुम अल्काइन में भी चेक करो, तुम अल्कोहल में भी चेक करो, हर एक में यही डिफरेंस मेंटेन है। CH2 मतलब मास वाइज कितना हो गया, कार्बन का मास होता है 12 ना, 12, और ऑक्सीजन का है, सॉरी हाइड्रोजन का एक का 1 है, तो 2 है तो 2, टोटल 14 यूनिट का डिफरेंस है, 14 यूनिफाइड मास। और हर मेंबर जो है अपने हर एक होमोलोगस सीरीज में यही रहेगा, द डिफरेंस, मास डिफरेंस ऑफ एवरी सक्सेसिव मेंबर इज मेंटेन्ड, CH2 एंड मास डिफरेंस इज 14 यूनिट। इसको हम होमोलोगस सीरीज बोलते हैं ऐसी फैमिली। सो दिस इज वन होमोलोगस सीरीज, ऐसे अल्कोहल इज वन होमोलोगस सीरीज एंड सो ऑन, ठीक है। अब किसी भी कार्बन कंपाउंड्स का 2 पार्ट होता है, जैसे मान लो कि अभी मैं यहां पर Cl लिख दूं तो 2 पार्ट है इसके। पहला तो कार्बन चेन का लेंथ ऑफ कार्बन चेन, लेंथ ऑफ कार्बन चेन, इससे ना इसका फिजिकल प्रॉपर्टी डिसाइड होता है। फिजिकल प्रॉपर्टी लाइक मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी, ठीक है,
फिजिकल स्टेट सॉलिड रहेगा कि लिक्विड रहेगा, गैस रहेगा, ये सारा फिजिकल प्रॉपर्टी इज डिटरमाइंड बाय द लेंथ ऑफ कार्बन चेन। छोटा है कि बड़ा है, बड़ा है तो क्या होगा, छोटा है तो गैस रहेगा, बड़ा है थोड़ा सा और लिक्विड हो गया फिर सॉलिड हो जाए वैसे केस में, ठीक है। ऐसे मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी जितना लंबा चेन रहेगा उतना हाई होता जाएगा। द नेक्स्ट पार्ट इज अ फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप से पता लगता है उसका केमिकल प्रॉपर्टी। तो किसी कार्बन कंपाउंड के याद रखना दो पार्ट्स होते हैं, एक कार्बन चेन की लेंथ और दूसरा फंक्शनल ग्रुप क्या अटैच है उसमें। फंक्शनल ग्रुप से पता लगेगा कि भाई वो किससे कैसे रिएक्ट करेगा, रिएक्टिविटी क्या होगी, कौन से एलिमेंट्स कंपाउंड से रिएक्ट करेगा वो, और इससे उसका फिजिकल प्रॉपर्टी जो है वो पता लगेगा कि सॉलिड रहेगा कि लिक्विड रहेगा कि गैस रहेगा, सॉलिबिलिटी, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट, वो सारी चीजें है ना, ओडर, एनीथिंग। अच्छा, आइसोमर्स ऑफ पेंटेन मैंने स्टार्टिंग में ऑलरेडी बनाया, तुमको ट्राई करना है पेंटेन के आगे क्या, हेक्सेन का जो भी पॉसिबल आइसोमर्स है वो बना के दिखाना। सिमिलर स्ट्रक्चर मत बनाना, जैसे कि अभी मैं बोलूंगा कि हाँ फॉर एग्जाम्पल सी 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 बना दिया मैंने, यहां पर एक रख दिया और सी 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 सी, ये तो ये अलग नहीं है, सेम ही है, सेकेंड कार्बन से ब्रांच है, यहां भी सेकेंड कार्बन से ब्रांच है, तो ये सेम ही है, इसको एक ही काउंट करना है, ठीक है। तो उस हिसाब से हेक्सेन का बना के दिखाओगे, अगेन दैट इज होमवर्क, ठीक है। अगर नहीं आएगा तो इसके लिए भी वीडियो बना हुआ है आइसोमर्स के ऊपर, ठीक है। बस डालते जाना है, सर्च करते जाना है, आता जाएगा, ठीक है। लेविस डॉट स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉन डॉट भी बोलते हैं इसको, लेविस डॉट स्ट्रक्चर। तो इसमें सिर्फ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन दिखाए जाते हैं, जैसे कार्बन का आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन होता है, क्रॉस से दिखा गया है ना, डॉट या क्रॉस से दिखाया जाता है। हाइड्रोजन का यहां पर डॉट से दिखाया गया, एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, मोनोवेलेंट है। सो व्हेन आई से CH4 हम दिखाते ऐसे हैं, पर एक्चुअली कैसा होता है, तो एक्चुअली यहां पर कार्बन अपना जो बाहरी इलेक्ट्रॉन है, जो लास्ट पहले ऑर्बिट में तो ऐसे 2 इलेक्ट्रॉन है मस्त पेगी, और बाहर ऐसे 4 इलेक्ट्रॉन है, तो वो 4 हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग कैसे करता है, ये वाला एक सिंगल बॉन्ड यहां बन गया, एक सिंगल बॉन्ड यहां बन गया है ना, एक कार्बन का एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, एक सिंगल बॉन्ड यहां बन गया, एक सिंगल बॉन्ड यहां बन गया। तो ये तुम्हारा देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑक्टेट पूरा हो गया, हाइड्रोजन के ड्यूप्लेट्स भी पूरे हो गए। तो ऐसे करके यहां पर ये बॉन्डिंग रहती है, एंड यू नीड टू यहां पर ना ऐसा सर्कल भी बना दिया करो। तो ये देखो इसके 8 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर फिट हो गए, इनके ड्यूप्लेट्स भी ऐसे पूरे हो गए। तो ये कुछ स्ट्रक्चर हो गया तुम्हारा, इसी को लेविस डॉट स्ट्रक्चर बोलते हैं। इसमें अंदर के इलेक्ट्रॉन नहीं दिखाते, इसमें सिर्फ आउटर मोस्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन से ही काम चलता है। जैसे यहां पर कार्बन के हमने अंदर के इलेक्ट्रॉन नहीं दिखाए, ठीक है। ऐसे ही टेक्स्ट बुक में तुमको दिया है हाइड्रोजन का भी, ऑक्सीजन का भी डायटोमिक, नाइट्रोजन का भी डायटोमिक, ट्रिपल बॉन्ड। देखो ये वाला तुम्हारा हाइड्रोजन का सिंगल बॉन्ड है H2 मॉलिक्यूल, ये डबल बॉन्ड वाला O2 मॉलिक्यूल, N2 मॉलिक्यूल में क्या रहता है, ट्रिपल बॉन्ड रहता है, ठीक है। शेयरिंग ऑफ 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेयरिंग ऑफ 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेयरिंग ऑफ 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और उसी के जैसा इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर ऑफ इथेन, मीथेन, ठीक है। कुछ मुश्किल कुछ नहीं है, बस तुमको ध्यान रखना है कि इथेन नॉर्मल स्ट्रक्चर बना लिया करो पहले। देखो सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, और यहां पर भी ऐसे ही। इस वाले में मीथेन नहीं है, दिस इज, ये क्या था अपना, इथेन था, दिस इज इथीन है ना, ये है ना, डबल बॉन्ड है। देखो यहां पर 4 इलेक्ट्रॉन है, सो दिस इज ऐसे, और उसी के अकॉर्डिंग तुम स्ट्रक्चर बना सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे यहां पर इस एक लाइन का मतलब कि एक इसका इलेक्ट्रॉन है यहां पर और एक इसका इलेक्ट्रॉन है, इस एक लाइन का मतलब एक कार्बन का इलेक्ट्रॉन है, एक हाइड्रोजन का है, अगेन कार्बन का हाइड्रोजन का, कार्बन का हाइड्रोजन का, है ना। और बस इसके बाद तुम जो अगर लाइन को मिटा देते हो, इसमें से वो लाइन को मिटा देते हो, तो तुम्हारा स्ट्रक्चर बनके तैयार हो ही गवा, ठीक है। बस यही है, ओके। तो ये हो गया तुम्हारा, हर एक हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट्स भी है और दोनों कार्बन्स का ऑक्टेट भी पूरा है, ठीक है। तो इस तरीके से यहां पर ये देखो, जहां पर डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड वाले में क्या ध्यान रखना है
कि डबल बॉन्ड का मतलब दो दो इलेक्ट्रॉन, यानी दो इसका इलेक्ट्रॉन भी आ गया और दो ये कार्बन का इलेक्ट्रॉन भी आ गया। बाकी यहाँ सिंगल सिंगल बॉन्ड है, तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन का एक कार्बन का, एक हाइड्रोजन का एक कार्बन का, वन हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन वन कार्बन का, है ना। सिंगल बॉन्ड में तो एक एक ही आता है दोनों साइड से। एंड बाय दिस जो बॉन्डिंग है, लेविस डॉट स्ट्रक्चर भी आसान है, जस्ट यू नीड टू प्रैक्टिस। थोड़े से बड़े स्ट्रक्चर होंगे बेंजीन के या साइक्लो हेक्सेन के, तो वो ड्रॉ करके बस प्रैक्टिस कर लेना है, काम वैसे आसान। अगला इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। अब ये लेविस डॉट स्ट्रक्चर या फिर इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर नाम से मशहूर है। इसमें देखो दो ही चीज याद रखो आप, ठीक है, दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप दो ही चीज आप याद रखो कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स आर represented by डॉट और क्रॉस, ऐसा इससे रिप्रेजेंट किया जाता है। और दूसरी चीज क्या है, ओनली वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, यानी क्या, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स आर शोन या रिप्रेजेंटेड। जैसे अगर मुझे कार्बन दिखाना है तो कार्बन का सिर्फ आउटर मोस्ट में क्या है, 4 इलेक्ट्रॉन, ये दिखाऊंगा। अगर मुझे हाइड्रोजन दिखाना है, क्रॉस या डॉट कोई भी यूज करो, तो उसका 1 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट है, वो दिखाऊंगा, ठीक है। अगर मुझे नाइट्रोजन दिखाना है, नाइट्रोजन के 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। सो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन दिखाया जाता है। अब देखो कंपाउंड के फॉर्म में कैसे दिखाया, इंपॉर्टेंट वो है। फॉर एग्जाम्पल मेरे को मीथेन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है बाबू, CH4। मीथेन का पहले नॉर्मल स्ट्रक्चर पता होना चाहिए कि भाई सर यहाँ पर जो है ऐसे 4 हाइड्रोजन ऐसे दिखाए जाते हैं, बस इसी को उठा लो, इसी से बना लो। कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन मैंने ऐसे चारों साइड दिखा दिए सर, और हाइड्रोजन के एक एक इलेक्ट्रॉन एक एक साइड से यहाँ पर, है ना। एंड दिस इज हाउ मीथेन का स्ट्रक्चर इज डन। इससे क्या हो रहा है, इससे देखो यहां पर कार्बन की ऑक्टेट भी पूरी हो गई और हाइड्रोजन की ड्यूप्लेट्स भी क्या हो गई, पूरी हो गई। सही बात है। आफ्टर दिस मान लो इथेन करना है, इथेन इज C2H6, सही है। तो इसका नॉर्मल स्ट्रक्चर बना लो भैया, 2 कार्बन, सही है। अब 1 2 3 4 इस कार्बन का 4 इलेक्ट्रॉन दिखा दिया। अब बगल वाले कार्बन का 4 इलेक्ट्रॉन दिखा दो, 1 2 3 4। अब हाइड्रोजन कहां कहां पर है वो देख लो और उसके हिसाब से उसके डॉट भी बनाते जाओ। तो तीनों तरफ इसके हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, ओनली द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स आर रिप्रेजेंटेड। और इससे हो क्या रहा है, तुमको पता लग रहा है कि भाई हाइड्रोजन के ड्यूप्लेट्स पूरे हो गए, हाइड्रोजन के ड्यूप्लेट्स पूरे हो गए और कार्बन का ऑक्टेट पूरा होता जा रहा है, ठीक है। अब मान लो कि मुझे बनाना है फॉर इथीन, तो इथीन क्या होता है, C2H4, यानी कार्बन डबल बॉन्ड ऐसा और बराबर। तो व्हाट यू कैन डू इज C2, देखो डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड का मतलब यह है कि इसके 2 इलेक्ट्रॉन इधर ही यूज हो गए और बाकी एक एक हाइड्रोजन के साथ। सामने वाले कार्बन का भी वही कहानी कि उसके 2 डबल बॉन्ड है ना भाई, 2 इलेक्ट्रॉन इसके 2 इसके, ठीक है, बाकी हाइड्रोजन के साथ। एंड हाइड्रोजन की बात करें अगर, मैं अलग अलग कलर इसलिए यूज कर रहा हूं ताकि आपको समझ में आए कि भाई कौन सा इलेक्ट्रॉन किसका है। आपको कैसे बनाना एग्जाम में क्लियरली बनाओगे तो काम आसान हो जाएगा, सही है। देखो ये सर्कल बनाने से क्या होता है ना कि यहां पर पता, परफेक्ट सर्कल नहीं हो तो भी चलेगा। ऑक्टेट पूरा हो गया, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन इसका हो गया। ऐसे ही इसका भी ऑक्टेट पूरा दिख रहा है। ऐसे भी यहां पर ड्यूप्लेट्स पूरे हैं हाइड्रोजन के,
जरूरी नहीं है कि साइड में दिखाना है, ठीक है। तो जहां जहां पर तुमको सिंगल बॉन्ड दिखे तो समझ लो एक इलेक्ट्रॉन इसका है, एक सामने वाले का है। जहां जहां पर डबल बॉन्ड दिखे मतलब 2 इलेक्ट्रॉन इसका है, 2 सामने वाले का है। जहां पर ट्रिपल बॉन्ड दिखे तो भाई 3 इलेक्ट्रॉन इसका है और 3 इलेक्ट्रॉन सामने वाले का है। तो यू कैन ड्रॉ इट इजीली, ठीक है। अगर मान लो मेरे को फॉर एग्जांपल साइक्लो प्रोपेन का ड्रॉ करना है तो यू नो कि ये C3H6 होता है, नॉर्मल स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखता है सर, और एक एक हाइड्रोजन समथिंग लाइक दिस, बराबर। अब मुझे अगर इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर या लेविस डॉट स्ट्रक्चर बनाना तो मैं पहले क्या करूंगा, कार्बन को ऐसे दिखाऊंगा, थोड़ा पास पास बड़ा दिखाया कारण है, और उसके इलेक्ट्रॉन तो एक यहां पर शेयरिंग किया, इस कार्बन ने एक यहां पर शेयरिंग किया, एक हाइड्रोजन से फिर दूसरा हाइड्रोजन से, ठीक है। और ऐसे ही इस कार्बन की बात करें तो 1 इलेक्ट्रॉन शेयर्ड हियर, एक इधर शेयर्ड है, एक हाइड्रोजन दूसरा हाइड्रोजन। अगले कार्बन की बात करें तो एक इधर शेयर्ड है, एक इधर शेयर्ड है, 1 हाइड्रोजन उधर हाइड्रोजन, ठीक है। इसके बाद अगर हाइड्रोजन दिखा लेते हैं, इस हाइड्रोजन का शेयरिंग, ठीक है। इससे बस देखते जाओ, 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन यहां पे आ गया, इसके पास भी 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन यहां दिख रहा है, यहां पर भी 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन ऐसे दिख रहा है। सर सर्कल बनाना है तो बना लो, इसका ऑक्टेट पूरा, इसका ऑक्टेट पूरा, थोड़ा दूर दूर बनाओगे तो और क्लियरली दिखा सकते हो। 2 तरीके हैं, या तो ऐसे बड़ा ड्रॉ करो, ठीक है, पहले से ही माइंड में चलता हो तो चल जाएगा। थोड़ा सा बच्चे क्या करते हैं, दूर दूर भी ड्रॉ कर लेते हैं, वो भी सही तरीका होता है। जैसे कि अभी मेरे को साइक्लोहेक्सेन बनाना है, साइक्लोहेक्सेन C6H12, तो इन दैट केस मेरे को पता है कैसे वो हेक्सागोन बनेगा, तो मैं हेक्सागोन बना लेता हूं पहले, ठीक है। मतलब कॉर्नर्स पे मैं कार्बन दिखा रहा हूं, बच्चे क्या करते हैं, यहां पे 2 हाइड्रोजन चाहिए, एक इधर एक इधर, एक यहां पे एक यहां पे। इस कार्बन का भी सेम कहानी, 1 2 3 एंड 4, ठीक है। सबका करते जाओगे ऐसे, तो ये ऐसे सर्कल हो रहा है, ठीक है, ऐसे सर्कल हो रहा है। दिस इज ऑल्सो गुड टेक्निक, यहां पे भी चल जाता है, ये वाला भी चल जाता है, ओके। यहां पे सर्कल हो रहा है, सो सबका इसी तरीके, जैसे ये दिख रहा है सबका ऐसे बन जाएगा, ट्राई करना, ठीक है। इसके अलावा आपको और क्या कहा जाता है, इसमें H2 का बनाने को आता है, ऑक्सीजन का बनाने को आता है, नाइट्रोजन का आता है, टेक्स्ट बुक में दिया हुआ ये, ठीक है। S8 का कर सकते हो, क्राउन शेप सल्फर का, तो S8 का मतलब 8 सल्फर दिखा दो, टॉप व्यू दिखा रहे हैं अपन, क्राउन शेप है, मान लो इस तरह से है, 1 2 3 4 5 6 7 8, बराबर ना। ऊपर से दिखोगे तो ऐसे दिखेगा ना, शेयरिंग दिखा सकते हो। हर सल्फर के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स, सो 1 2, एक इधर शेयर किया, एक इधर शेयर किया, बचा 4 3 4 5 6, ये भी फ्री वाला इलेक्ट्रॉन है, फ्री वाला, शेयरिंग वाला इधर, ठीक है। ऐसे ही सबका 4 इलेक्ट्रॉन इधर फ्री, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन है, 2 ऊपर 2 नीचे दिखा दो, बाकी एक इधर शेयर है, एक इधर शेयर, सबका ऐसे आ जाए, ठीक है। ये सब मैंने एक पर्टिकुलर वीडियो, अगर तुमको इलेक्ट्रॉन डॉट वाले में इसमें ज्यादा घुस के जानना है, इलेक्ट्रॉन डॉट एडुहैब सर्च करना, यू विल गेट दैट वीडियो, ठीक है। आगे चलते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। केमिकल प्रॉपर्टीज में आपको याद रखना, इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शंस बताए गए हैं, 4 टाइप के रिएक्शंस आपको यहां पर दिए गए हैं। कौन सा है, एक है तुम्हारा कंबस्शन, मैंने जैसे बताया बहुत सारे कार्बन कंपाउंड्स अच्छे फ्यूल्स होते हैं, तो बर्न करके हीट प्रोड्यूस करते हैं, CO2 H2 एंड हीट, वो देखेंगे अपन। दूसरा जो है वो है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन में अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करके कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे बनाया जा सकता है, वो रहेगा, ठीक है। फिर एक है एडिशन, मैंने बताया था ना कि
ऑयल को हाइड्रोजन ऐड करके फैट में कन्वर्ट कर सकते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोजन ऐड करके सैचुरेटेड में बदल सकते हैं, वो इसमें आएगा। ठीक है, एडिशन रिएक्शन। सो कंबशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन, और एक है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसमें सनलाइट की प्रेजेंस में मीथेन को कैसे, मीथेन में क्लोरीन ऐड किया जा सकता है, मतलब हाइड्रोजन निकाल के क्लोरीन ऐड किया जा सकता है। तो ये 4 चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शंस है, तो वो आपको यहां पर दिए हुए हैं। सी दिस कंबशन रिएक्शन। सो जैसे कंबशन रिएक्शन की बात करें, यहां पर देख सकते हो C+O2 गिव्स CO2, नॉर्मली ऐसे ही हो रहा है। मीथेन को बर्न किया, बर्न करना मतलब ऑक्सीजन से रिएक्ट करना, CO2H2O, हीट एनर्जी, हीट लाइट एनर्जी। ठीक है, एक और देख सकते हो C2H5OH इज इथेनॉल, बर्न कर रहे हैं, CO2H2O, हीट लाइट एनर्जी। ठीक है, इसके बाद दूसरा वाला ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अच्छा, कंबशन में एक और चीज याद रखना कि कार्बन के काफी कंपाउंड हमने कहा एज अ फ्यूल होते हैं पर सवाल ऐसे आता है कि अगर मैं एक तरफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन लूं और एक तरफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन लूं, तो कौन ज्यादा पोल्यूशन करेगा? तो आप देख सकते हो कि अगर मैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ले रहा हूं, मान लो 2 कार्बन वाला मैं अल्केन ले रहा हूं, ठीक है, और एक तरफ मैं 2 कार्बन वाला मान लो अल्काइन ले रहा हूं, तुम बोलो तो दोनों में पोल्यूशन ज्यादा, मतलब कौन कार्बन किस में ज्यादा है? दोनों में 2 कार्बन है। परसेंटेज देखो, परसेंटेज टोटल कितने एटम्स है? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 में से 2 एटम कार्बन के हैं। कितना परसेंट हुआ? यहां पर 25% कार्बन है, किसमें? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में। अनसैचुरेटेड में कितना हुआ? 1 2 3 4, 4 में से 2 एटम कार्बन है, कितना परसेंट हुआ? 50% कार्बन है। सो अनसैचुरेटेड अल्कीन में देखोगे तो 33% आएगा, इथीन में तब भी सबसे कम परसेंट कार्बन किसमें है? परसेंटेज की बात करूं तो आप 1 किलो या आधा किलो फ्यूल जला रहे हो तो कितना परसेंट कार्बन निकल रहा है? ठीक है, सो हियर यू कैन सी दैट सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इज प्रूविंग टू बी अ गुड फ्यूल, क्योंकि उसमें कार्बन की परसेंटेज कम है। और गुड फ्यूल कौन सा होता है? ब्लू कलर की फ्लेम जलती है, जैसे अपने घर में जो एलपीजी होता है, ब्लू कलर की फ्लेम जलती है। लेकिन जो अच्छा फ्यूल नहीं है, जैसे प्लास्टिक जलाओ ना तुम, पीला पीला फ्लेम रहेगा, येलो फ्लेम रहेगा, और काला काला धुआं निकलेगा, सूथी फ्लेम रहेगा, येलो कलर कार्बन का पार्टिकल सूथ निकल रहा है उसमें, सो दैट इज नॉट अ गुड फ्यूल। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ज्यादा कार्बन कंटेंट, ज्यादा पोल्यूशन करेंगे। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन लेस कार्बन, कम पोल्यूशन करेंगे। ब्लू कलर की फ्लेम होती है इसमें, कम पोल्यूशन वाले में, ज्यादा वाले में येलो कलर की फ्लेम विथ, उसको सूथी फ्लेम बोलते हैं, काला काला पार्टिकल्स निकल रहा हुआ। ठीक है, ऑक्सीडेशन में जैसा मैंने बताया कि तुम अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर सकते हो, अल्कोहल में ऑक्सीजन ऐड करके, यूजिंग सम गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। तो यहां पर देखो आप कि ये इथेनॉल है, दिस इज C2H5OH, इथेनॉल। सो इथेनॉल को ऑक्सीडेशन करके, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे यहां पर पोटेशियम परमैग्नेट या पोटेशियम डाइक्रोमेट, तो अल्कलाइन पोटेशियम परमैग्नेट या फिर एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट अलोंग विथ हीट, दोनों में से कोई एक चीज लेनी है, हीट करना है। और देखो यहां पर क्या बना, दिस इज गिविंग इथेनोइक एसिड। तो ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है। सो दिस इज एक्टिंग एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, याद रखना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कर रहे हैं हम इसको एज, ठीक है। सो इथेनॉल देखो एक ऑक्सीजन है, इसने अपना ऑक्सीजन यहां पर ऐड कर दिया, देखो 2 ऑक्सीजन हो गए। और वैसे देखो यहां पर हाइड्रोजन रिमूव हुआ है, तो चाहे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन की बात करो या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीडेशन ही होता है। सो बेस्ट एग्जांपल ऑफ ऑक्सीडेशन इज इथेनॉल ऑक्सीडाइज्ड टू इथेनोइक एसिड, ठीक है, अच्छे से देख लो। इसके बाद और आता है इसमें ABCD टाइप का रिएक्शन आता है कि A इन द प्रेजेंस ऑफ KMnO4 एसिडिफाइड K2Cr2O7 या अल्कलाइन KMnO4 प्लस हीट गिविंग B। तो भाई A और B पूरे बुक में तुमको एक ही है जहां पे KMnO4 K2 से, ठीक है। इसके अलावा 2 और कौन से बताया मैंने, कंबशन हो गया, तुम्हारा ऑक्सीडेशन हो गया, अभी क्या है एडिशन। एडिशन रिएक्शन ऑयल को फैट में कन्वर्ट करने वाला रिएक्शन, जस्ट सी दिस इज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल हो गया ऑयल, चलिए R क्या है, R मतलब अल्काइल चेन, इट कैन बी मिथाइल, इथाइल, मतलब ये कार्बन का और लंबा चेन हो सकता है। बोलने का मतलब ये है कि आप इस पे ध्यान दो
कि यहां पर देखो ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, दिस कैन बी कार्बन का और लंबा चेन है ना, जरूरी नहीं कि वो, सो आर इज इन जनरल अल्काइल के लिए, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, कार्बन चेन के लिए आर से रिप्रेजेंट करता है। सो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन ऐड कर सकते हैं यूजिंग दिस निकल कैटलिस्ट एंड इट कैन बी कन्वर्टेड टू, देखो हाइड्रोजन ऐड किया है, बाकी आर वैसे ही है, तो ये चेन जैसा है जैसा हो, पर बोलने का मतलब है कि यहां डबल बॉन्ड ब्रेक करके हाइड्रोजन ऐड किया एंड हमने उसको सैचुरेटेड में बदल दिया। सो दिस इज डन, क्या है ये, हाइड्रोजन ऐड किया है, हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल टू गिव फैट, मैं ये भी कह सकता हूं, तो फैट इज नथिंग बट सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो तुमको आए कि हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल टू फैट गिव दैट रिएक्शन, यही है। इसके बाद है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होता है कि भाई जैसे मैंने बताया हाइड्रोजन को हटा के और क्लोरीन सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है, कैसे होगा, सनलाइट की प्रेजेंस में। जस्ट सी दिस, मीथेन है, मीथेन का एक हाइड्रोजन हटाया, क्लोरीन लगाना है मुझे, तो एक हाइड्रोजन, चार में से एक हाइड्रोजन गया तो CH3 बचा और एक Cl आ गया तो CH3 Cl बन गया, और ये सनलाइट की प्रेजेंस में होता है, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट लिखा है, और एक Cl बचा है यहां पर और एक H यहां से निकला है, तो HCl अलग से निकल गया। इसका नेक्स्ट स्टेप भी हो सकता है, मतलब तुमने एक हाइड्रोजन रिप्लेस किया और मिथाइल क्लोराइड को फिर से सनलाइट में एक्सपोज करोगे है, तो वहां पे क्या होगा, और क्लोरीन रहेगा, तो द नेक्स्ट हाइड्रोजन कैन आल्सो बी रिप्लेस्ड, मतलब CH2 Cl2 बन जाएगा। ऐसे थर्ड वाला भी कर सकते हो, फोर्थ वाला भी कर सकते हो, ठीक है, पर तुमको यही दिया हुआ है, ठीक है। सो दीज आर 4 इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शंस ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो कुछ 2 इंपॉर्टेंट केमिकल्स के बारे में तुमको यहां पर अलग से पढ़ना है। इथेनॉल, इथेनॉइक एसिड के बारे में, इथेनॉल और इथेनॉइक एसिड के बारे में तुमको अलग से पढ़ना है। सो इथेनॉल का फॉर्मूला क्या है सर, C2H5OH, ठीक है। इथेनॉइक एसिड का फॉर्मूला क्या है, CH3COOH, ठीक है। दिस इज एक्टिव इंग्रेडिएंट ऑफ ऑल दी अल्कोहलिक बेवरेजेस, कोई भी अल्कोहलिक बेवरेज हो, क्योंकि इसमें ड्रंकननेस का इफेक्ट आता है, इसलिए चाहे बियर, रम, सब में यही इथेनॉल, मतलब यही वाला अल्कोहल जो है वो मशहूर है। बाकी सारे अल्कोहल जो मिथेनॉल, प्रोपेनॉल, दे आर पॉइजनस। दिस इज ऑल्सो फेटल, ये भी जानलेवा है, प्योर फॉर्म में अगर ये ज्यादा कंज्यूम किया गया, दिस इज ऑल्सो जानलेवा, ठीक है। इथेनॉइक एसिड का यूज में पता है, वो विनेगर, 5 to 8% ऑफ इथेनॉइक एसिड इन वाटर इज नथिंग बट विनेगर। इथेनॉइक एसिड थोड़ा सा, मतलब अगर मैं बात करूं तो दिस इज फ्रॉम अल्कोहल फैमिली एंड दिस इज फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड फैमिली। सर डिफरेंस आ गया तो और क्या पॉइंट लिख सकते हैं, अल्कोहल्स न्यूट्रल होते हैं, ये एसिड एसिडिक रहेगा, न्यूट्रल इन नेचर, एसिडिक इन नेचर। तो ऐसे कुछ पॉइंट्स है, आप इंडिविजुअली समझ पाओगे। तो इथेनॉल इज C2H5OH from alcohol family. Their molecular formula is, चलो ठीक है वो तो अपने लिख ही दिया। इसके बाद न्यूट्रल है, अल्कोहल्स न्यूट्रल होते हैं नेचर में। इसके बाद ये इसके इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है, सोडियम प्लस इथेनॉल। अगर हम इथेनॉल से सोडियम को रिएक्ट कराएं तो सोडियम इथॉक्साइड बन सकता है, अनदर इंपॉर्टेंट केमिकल, C2H5ONA, you can write this, C2H5ONA, ऐसे भी लिख सकते हो, प्लस हाइड्रोजन गैसेस लिबरेटेड। ये रिएक्शन भी इंपॉर्टेंट है, सोडियम प्लस इथेनॉल, ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट रिएक्शन दिया हुआ है, अगर हम इथेनॉल को कॉन्सेंट्रेटेड, हॉट कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड अगर उसमें डालें तो ये एज अ केमिकल, एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह काम करता है। डिहाइड्रेटिंग एजेंट का मतलब क्या है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट का मतलब जो हाइड्रेशन निकाल दे, जो वाटर निकाल दे। देखो इसमें से क्या कर दिया, H2O अलग कर दिया और इथेनॉल को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, इथीन में। सो गिव अ रिएक्शन व्हेन वेयर द इथेनॉल कैन बी कन्वर्टेड टू इथीन, सो इट इज कॉन्स्टेंट हॉट कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, इट एक्ट्स एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट, वाटर एलिमिनेट करके उसको इथीन में बदल देता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, आप इसको अच्छे से याद करोगे, इसको बिल्कुल भी गलती नहीं करनी है। प्योर फॉर्म ऑफ इथेनॉल, प्योर इथेनॉल इज कॉल्ड एब्सोल्यूट अल्कोहल, याद रखना, प्योर इथेनॉल इज कॉल्ड एब्सोल्यूट अल्कोहल। क्यों, बहुत मशहूर है ये, अल्कोहल नाम से इसी को जानते हैं, ठीक है। ऑल अल्कोहलिक बेवरेजेस का एक्टिव पार्ट है ये। इसके अलावा टॉनिक्स, कफ सिरप के अंदर एज अ सॉल्वेंट भी यूज होता है। टिंचर आयोडीन में आयोडीन प्लस इथेनॉल होता है।
पावर अल्कोहल क्या है? इथेनॉल प्लस एक और चीज मिलाई जाती है, ठीक है, पेट्रोल के अंदर जब इथेनॉल मिलाते हैं तो वो एक अच्छा फ्यूल की तरह साबित होता है, दैट इज पावर अल्कोहल। डीनेचर्ड अल्कोहल इज इथेनॉल के मिसयूज को बचाने के लिए उसमें थोड़ा पॉइजन मिलाते हैं, स्पेशली जो केमिकल फैक्ट्रीज है वहां पे इथेनॉल लेके शुरू ना हो जाए, तो उसके लिए थोड़ा सा उसको उसमें पॉइजन मिलाते हैं कि लोग उसको कंज्यूम ना करें। उसको कलर दिया जाता है, ब्लू कलर का उसको कलर दे दिया जाता है, इससे पता लगे कि भाई ये कंज्यूमेबल नहीं है, डीनेचर्ड अल्कोहल कहते हैं उसको, ठीक है। सो ये है। इसके बाद अगर हम बात करें तो इथेनोइक एसिड की, इथेनॉल एसिड लिखा है फिर। सो व्हेन आई से इथेनोइक एसिड ऑफ कोर्स कार्बोक्सिलिक एसिड फैमिली से है, फॉर्मूला है CH3COOH और एसिडिक नेचर है, वो न्यूट्रल था, ये एसिडिक है, ठीक है। इथेनोइक एसिड सर्दियों में अक्सर 17 डिग्री पे ये फ्रीज हो जाता है, तो सर्दियों में तुम देखोगे 17 डिग्री नॉर्मली आ जाता है, तो ये फ्रीज हो जाता है, बर्फ की तरह दिखेगा, इसके लिए इसको ग्लेशियल एसिटिक एसिड कहते हैं। यूज बता दिया। 5 to 8% जो है वो विनेगर बनाता है। विनेगर कई फूड आर्टिकल्स में, पिकल्स हो या चाइनीज हो, बहुत सारी चीजों में यूज होता रहता है, ठीक है। इसके अलावा भी इथेनोइक एसिड के और भी बहुत सारे यूजेस हैं, ठीक है। अब इथेनोइक एसिड से एक बहुत जबरदस्त केमिकल बनता है विच इज CH3COO और ये क्या है? C2H5। दिस इज एस्टर। एस्टर इज अ स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड। तो चॉकलेट्स में अगर तुमको फ्रूट्स का फ्लेवर देना है, बनाना का, ऑरेंज का, तो जो फ्लेवर्स होता है वो एक्चुअली एस्टर्स होते हैं अलग अलग वैरायटी के। मतलब C2H5 की जगह C3H7 आ गया, अलग एस्टर बन गया, अलग फ्रूट का स्मेल आएगा। तो परफ्यूम्स में, चॉकलेट्स में, साबुन में यूज होता है, ठीक है, एज अ फ्लेवरिंग एजेंट। सो कैसे बना? इथेनोइक एसिड को जब इथेनॉल से रिएक्ट कराया, ध्यान देना क्या हुआ, इंपॉर्टेंट है। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। जिस रिएक्शन में एस्टर बनता है उसको एस्टरिफिकेशन रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। सो हुआ क्या यहां पर, आप देख सकते हो CH3COO, ये C2H5 के साथ में मिल गया, CH3COO C2H5, दिस बिकम्स एस्टर, और H और OH मिला के क्या बना? H2O, ठीक है। तो साथ में यहां पर क्या निकलेगा? H2। दिस इज एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, बिल्कुल नहीं भूलना है। इथेनॉल, इथेनोइक एसिड आपस में मिलकर एस्टर बनाता है, अ स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड। तुमको बोलेंगे A + B gives X, विच इज अ स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड, एस्टर। सीधा 10वीं में वही है भाई, ए और बी के फॉर्म में रिएक्शंस आते हैं, स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड 10वीं में और कोई नहीं है, इतना याद रखो। इसके बाद इसका रिवर्स रिएक्शन, वही एस्टर अगर NaOH मिलाया जाए तो क्या होगा? जो सोडियम है वो C2H5 को रिप्लेस कर देगा, CH3COO Na बन जाएगा, प्लस वापस से क्या मिल जाएगा? इथेनॉल। CH3COO Na इज नथिंग बट अ बेसिक सोप मॉलिक्यूल। सोप है। एस्टर से जिस रिएक्शन में, और भी रिएक्शन में होता है, जिस रिएक्शन में एस्टर से सोप बना उस रिएक्शन को सैपोनिफिकेशन रिएक्शन कहते हैं। याद रखना, द रिएक्शन विच सोप इज फॉर्म फ्रॉम एस्टर, है ना। कोकोनट ऑयल को सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करके गर्म करके साबुन बनता है। बेसिक सोप मॉलिक्यूल, और भी इसके फॉर्मूलाज हो सकते हैं, बेसिक वाला है CH3COO Na। क्या नाम देंगे इसको? इसको बोलते हैं सोडियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट, सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड भी बोलते हैं इसको, दिस सोप मॉलिक्यूल। सो व्हाट इज एस्टरिफिकेशन रिएक्शन? द रिएक्शन विच इथेनॉल, इथेनोइक एसिड रिएक्ट टू गिव ester is esterification reaction. What is saponification? The reaction which ester reacts with NaOH to give soap plus ethanol is called saponification reaction. A plus B gives C, C with NaOH gives D plus B. देखो इथेनॉल यहाँ कंज्यूम हुआ, फिर वहां प्रोड्यूस हुआ, तो ऐसे कुछ भी कॉम्बिनेशन में रिएक्शन आ सकते हैं, बिल्कुल नहीं भूलना है इसको, लिख के 10 बार प्रैक्टिस कर लो इसको।
ठीक है, तो ये हो गया आपका इथेनॉइक एसिड, इथेनॉल, इथेनॉइक एसिड बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है चैप्टर के। आगे चलते हैं और उसी सोप से थोड़ा सा जोड़ते हुए, अच्छा, गिव अ केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन इथेनॉल एंड इथेनॉइक एसिड। तो आप ये कह सकते हो एसिड जो इथेनॉइक एसिड है उसमें अगर सोडियम कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट, तुमने एसिड बेस चैप्टर में पढ़ा है, एसिड प्लस सोडियम मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट गिव सॉल्ट, वाटर और CO2। तो अगर कोई केमिकल टेस्ट पूछा है जो इथेनॉल और इथेनॉइक एसिड को डिस्टिंग्विश कर सके तो ये एक बहुत बढ़िया टेस्ट है। सोडियम बाइकार्बोनेट को अगर मैं दोनों टेस्ट ट्यूब में डालूं, एक में इथेनॉल है एक में इथेनॉइक एसिड, आई डोंट नो किसमें क्या है, तो इथेनॉल में कोई रिएक्शन नहीं होगा, इथेनॉल न्यूट्रल है, न्यूट्रल से NaHCO3 कोई रिएक्ट नहीं करता। पर वही बेकिंग सोडा मैं अगर इसमें डाल रहा हूं, किसमें, इथेनॉइक एसिड में, तो वहां पर एफरवेसेंस, कार्बन डाइऑक्साइड का एफरवेसेंस प्रोड्यूस होगा, तो पता लग जाएगा कि दैट इज व्हाट, दैट इज योर इथेनॉइक एसिड। सो अ बेस्ट केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन इथेनॉल एंड इथेनॉइक एसिड या फिर अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड इज एडिंग सोडियम बाइकार्बोनेट इन बोथ ऑफ देम। वेयर द एफरवेसेंस प्रोड्यूस दैट इज एसिड, जहां पे नहीं वो तुम्हारा अल्कोहल हो। ठीक है, अच्छा, तो ये भी रिएक्शन है, ये भी याद रखना कि इथेनॉल प्लस सोडियम कार्बोनेट का एक रिएक्शन क्या बनेगा, बताओ जरा। इफ आई से NaHCO3 Na2CO3 प्लस इथेनॉइक एसिड CH3COOH CH3COOH क्या बनेगा, विल गिव Na, है ना, इसकी जगह पे सोडियम आ जाएगा, सो CH3COONA सॉल्ट प्लस H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। सेम चीज यहां बनेगी, सॉल्ट वाटर CO2। सर ये वही है ना सोप, हाँ सोप ही है ना ये, सोडियम एसिटेट, पर इसको सैपोनिफिकेशन रिएक्शन नहीं बोलते हैं। ठीक है, सो दिस इज सिंपली एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट या मेटल बाइकार्बोनेट, रिएक्शन को बैलेंस नहीं किया मैंने। अच्छा, अगर मैं कहूं NaOH प्लस CH3COOH क्या रिएक्शन होगा, यस यार ये बेस है, दिस इज एसिड, सॉल्ट एंड वाटर, CH3COONA प्लस H2O, है ना, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ये भी दिया हुआ है, अच्छे से नोट कर लेना। देखो यहां पे तीनों में सेम चीज बन रही है, पर इसको सैपोनिफिकेशन नहीं बोलते। सैपोनिफिकेशन सिर्फ वही है जिसमें एस्टर से सोप बना। ठीक है, डिस्टिंग्विश बिटवीन सोप एंड डिटर्जेंट, सोप और डिटर्जेंट के बीच में क्या अंतर है। तो सोप और डिटर्जेंट के बीच में यह अंतर है कि सोप जो है, डिटर्जेंट तो पता ही है, कपड़े को ज्यादा अच्छे से क्लीन करना है तो डिटर्जेंट यूज होता है, और थोड़ा सा कम सफाई, मतलब ज्यादा डर्ट नहीं लगा है, इजीली निकलने वाली चीज है, तो उसको सोप से अपन कर लेते हैं, राइट। तो ये ज्यादा हार्श होता है कपड़ों पे, ये थोड़ा सॉफ्ट रहता है। दिस इज बायोडिग्रेडेबल, तो एनवायरमेंट के लिए ठीक ठाक है। दिस इज नॉन बायोडिग्रेडेबल, माइक्रोब्स इसको डिस्ट्रॉय नहीं कर पाएंगे, तो पानी में बहुत पोल्यूशन करेगा। ये हार्ड वाटर में यूज हो सकता है, ये इसका एडवांटेज है। दिस कैन नॉट बी यूज विद हार्ड वाटर, ये लेदर नहीं फॉर्म करेगा, ये स्कम फॉर्म करेगा, कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट्स फॉर्म करेगा, इट विल नॉट फॉर्म दी लेदर, झाग नहीं बनाएगा, ये स्कम है, सब क्रीम जैसा लेयर बनाएगा ये। ठीक है, so soap works well with soft water, whereas detergent works well with both soft and hard water. This cannot be used with hard water. This is biodegradable, so good point. That is non-biodegradable, तो वो that is not good point. ठीक है, इसके बाद सबके अपने एडवांटेज अपने डिसएडवांटेज है कि ये हार्ड वाटर में भी यूज हो सकता है, अच्छी बात है, बट ये बायोडिग्रेडेबल है, ये इसकी अच्छी बात है। ठीक है, दे हैव रिलेटिवली वीकर क्लेंजिंग एक्शन। ठीक है, सॉफ्ट है, वीकर उसका क्लेंजिंग एक्शन ज्यादा है, लेकिन कपड़ों पे हार्श होगा। ठीक है, इसके बाद केमिकली क्या है, केमिकली सोप इज सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन एसिड फैटी एसिड, जो अपन ने अभी एक देखा सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड था। ठीक है, whereas detergent is sodium salt of long chain benzene सल्फोनिक एसिड। सर ये क्या है, जरूरत नहीं, खाली नाम याद रखो, ये भी ऐसे भी तुमको टेक्स्ट बुक में नहीं दिया, बट एक्स्ट्रा पॉइंट में दे रहा हूं मैं। ठीक है, सो दिस इज सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड, दिस इज सोडियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ठीक है भाई, अब यहां पर क्लेंजिंग एक्शन ऑफ सोप क्या है भाई साहब, सोप मॉलिक्यूल बताया अपन ने, सोप मॉलिक्यूल अभी अपन देखा CH3COONA,
तो इसमें दिख रहा है कि भाई एक कार्बन चेन है और दूसरा सोडियम वाला एंड है, Na+ और ये तुम्हारा CH3COO- वाला एंड है। इसको टेल बोलते हैं और इस एंड को हेड बोलते हैं। ठीक है, जैसे ही पानी में जाएगा साबुन, ना पता है क्या है, साबुन एक इंटरमीडिएट है बिटवीन ऑयल एंड वाटर। तुम्हारे कपड़ों से जो दाग नॉर्मली नहीं निकलते, वो जिद्दी दाग, वो तेल के दाग होते हैं। तो पानी क्यों नहीं निकाल पाता? क्योंकि तेल का दुश्मन है पानी, उससे तेल से उसका कोई नाता नहीं है। ठीक है, तो एक ऐसा मध्यांतर, एक ऐसा कुछ बीच वाला एलिमेंट होना चाहिए जो उसको तेल और पानी को जोड़ सके। इफ यू वांट टू, एक बॉटल में तुमने तेल और पानी लिया, तेल ऊपर फ्लोट करता है, पानी नीचे रहता है, मान लो कोकोनट ऑयल एंड वाटर देखो रख के। पर इफ यू वांट टू मिक्स देम, साबुन डालो या डिटर्जेंट डालो, देखो कैसे इसके एक एंड पे ऑयल और एक एंड पे वाटर मिक्स हो गया, मतलब वो मिक्स हो जाएगा। तो एक्चुअली ऑयल और वाटर को, एक एंड पे ऑयल को पकड़ने वाला और एक एंड पे वाटर को संभालने वाला कौन होता है? ये साबुन ही होता है। सो व्हाट हैपेंस, अगर तुमने सोप मॉलिक्यूल को पानी में डाला, पता है क्या होता है? ये जो एंड है ना, दिस इज हाइड्रोफोबिक एंड, और ये जो एंड है ना, ये जो हेड जिसको तुम बोल रहे हो, दिस इज हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक यानी वाटर लविंग, पानी से एक अलग ही प्यार है इसको। एंड दिस इज वाटर हेटिंग, इसको पानी से नफरत है, डर लगता है इसको। नफरत, हेटिंग या फिर फियर, तो आप ये कह सकते हो। तो जब ये साबुन का ये जो, जब तुम पानी में मिलाते हो, बाल्टी में डालोगे, तो क्या होगा कि दिस विल, पानी के अंदर ये ना अपने आप को एक अलग ही तरीके से इकट्ठा कर लेते हैं, ऐसे इंटीग्रेशन बना लेते हैं, ऐसी संगठना, ऐसे ग्रुप बना लेंगे, ऐसे ऐसे बहुत सारे सर्कल्स यहां पे बनेंगे, ऐसे बहुत सारे स्पीयर्स यहां बन जाएंगे। ठीक है, अंदर माइक्रोस्कोपिक लेवल पे। तो वो ऐसे इंटीग्रेट कर, क्यों कर रहे हैं? व्हाई दिस, व्हाट इज दिस इंटीग्रेशन कॉल्ड? इसको बोलते हैं मिसेल। क्या बोलते हैं इसको? मिसेल। तो मिसेल असल में क्या है कि ये इसका जो वाटर हेटिंग एंड है, वो अपने आप को पानी से दूर रखने के लिए वो आपस में ही ऐसे इकट्ठा हो जाते हैं कि भाई इतना ज्यादा आपस में इकट्ठा हो जाओ कि पानी वहां तक, हमारे पैरों तक ना पहुंच पाए। दिस इज वाटर हेटिंग एंड, दिस इज वाटर लविंग एंड, इसको कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए ये ऐसा स्पेरिकल स्ट्रक्चर्स, ऐसे मिसेल्स को फॉर्म कर लेता है, बहुत सारे मिसेल्स होंगे ऐसे। ठीक है, तो जो तुम्हारे कपड़ों पे दाग है, जैसा मैंने बताया कि कपड़ों पे, क्लोथ पे जो दाग, जिद्दी दाग होते हैं, जो जिद्दी डर्ट होता है, वो डर्ट ऑयल बेस्ड होता है, ऑयल बेस्ड ज्यादातर, जो निकलते नहीं नॉर्मली पानी से। तो ऑयल बेस्ड डर्ट को निकालने के लिए बेस्ट चीज है, क्योंकि जैसे ही तुम ये कपड़े को ऐसे पानी में डालोगे जहां सोप के मॉलिक्यूल्स हैं, जहां ऐसे मिसेल्स बने हुए हैं, व्हाट विल हैपन इज कि इनको तो मजा आ जाएगा, बिकॉज दे वांटेड टू हाइड फ्रॉम वाटर एंड दे गॉट, पानी का दुश्मन मिल गया भाई, इसमें जाके अपनी टंगड़ी डालते हैं। So all that hydrophobic part, they get inside, they try to get inside the dirt. Dirt के अंदर, मतलब पत्थर है, पत्थर में सब उसके नीचे पैर ऐसे लगा रहे हैं पानी से बचने के लिए। ठीक है, तो ये ऑयल से वो इतना ज्यादा पास आने की कोशिश करते हैं कि वो असल में उनको पता भी नहीं होता है, मैकेनिकली वो इस ऑयल को उठा देते, इस डर्ट को कपड़े से उठा देते। दे आर बेसिकली ट्राइंग टू हाइड, क्योंकि उनको पानी, ये एंड को, इस एंड को पानी से नफरत है। तो जैसे ही डर्ट को देखा तो उनको लगा यार यहां छुप सकते हैं अपन, क्योंकि ऑयल इज दुश्मन ऑफ वाटर। तो ऑयल को पकड़ने की कोशिश में वो ऑयल को असल में कपड़े से डिटैच कर देते हैं, एंड दिस इज हाउ द क्लेंजिंग टेक प्लेस। इससे वो सफाई जो है वो हो जाती है। ठीक है, तो क्लेंजिंग एक्शन ऑफ सोप, दिस वाज द लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर। इसी के साथ आज के समाचार होते हैं समाप्त। मिलते हैं अगले चैप्टर के लिए। अगले चैप्टर कौन सा तुमको चाहिए वो कमेंट करके बताना। ठीक है, एंड जो पार्ट तुमको स्पेशली डिटेल में पढ़ना है उनको आप अलग से भी टॉपिक सर्च करके चैनल का नाम एड्यूहैपी एड्यू मंत्रा डालोगे, यू विल गेट दैट। ठीक है, इसके ऊपर बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी हैं। इफ यू वांट टू प्रैक्टिस दैट पार्ट, तो वो भी तुम ऐसे सर्च कर सकते हो, कार्बन कंपाउंड्स बेस्ट क्वेश्चंस एड्यूहैप या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एड्यूहैप, तो यू गेट दैट।